मतलब है कि जो वायुमंडल में जो गति हो रही है ना, जैसे पवन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और ये परिसंचरण मतलब पवन से संबंधित है ये चीजें। कुछ इस पवन स्थायी भी होंगी, कुछ अस्थायी भी होंगी जो समय के अनुसार होंगी। उन चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। मौसम में प्रणालियां, मौसम और जलवायु में ये अंतर है कि जो हम वायुमंडल की दशाएं, अगर शॉर्ट टाइम के लिए हम बात करते हैं तो वो मौसम होता है, और एक लॉन्ग टाइम के लिए कम से कम 30 साल से भी अधिक हो जाता है, फिक्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हम बात करते हैं जो वायुमंडलीय जो दशाएं होती है उसको जलवायु कह देते हैं, एक मोटा मोटा सा। अब पढ़ते हैं हम, ये बात करते हैं कि अध्याय 9 जिसमें अभी हमारा डिस्कस चल रहा था। अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य वितरण वर्णित है। अभी तापमान को हमने पढ़ा है, तापमान भी डिस्कस हुआ है हमारा। ठीक है, वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ठीक है, अगर कोई चीज जैसे आपको ना, देखो मैं एक चीज बीच में बोल देता हूँ, जैसे मैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ऐसी जो नॉर्मल है, मैं इसको क्या बताऊँ कि ठंडी है, सिकुड़ती है, गर्म है, वो फैलती है, नॉर्मल पता रहता है। मैं सोचता हूँ कि सबको पता, अगर नहीं पता हो बीच में पूछ लेना, वैसे मैं कोशिश करूंगा बताऊंगा फिर भी, है ना। इसमें वायुमंडलीय दाब में भिन्नता पाई जाती है। अच्छा, ये कहते हैं कि वायु जहां गर्म होगी वो फैलेगी, और जहां ठंडी होगी वो सिकुड़न होगी। अच्छा, इसके अलावा एक जो चीज है हमारे सामने वो ये है कि वायुदाब। अब वायुदाब क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बता रहा है कि वायुदाब में भिन्नता हो सकती है, अपने वायुमंडल में होती है। और जब भी जहां भी अधिक दाब होगा और जो निम्न दाब होगा, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर क्या चलेंगी, हवाएं चलेंगी, इस तरीके से। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से चलेंगी, वायुदाब का इफेक्ट पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि पवन जो है परिसंचरण क्यों हो रहा है, इसके पीछे दो मुख्य रूप से रीजन है। एक तो तापमान, जहां तापमान अधिक होगा, तापमान जहां अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, ये दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। और जहां पर तापमान कम होगा वहां वायुदाब ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं वायुदाब जहां ज्यादा होगा, वहां से जहां निम्न दाब वायुदाब होगा उस और हवाएं चलेंगी। और ये सारे काम किसी वजह से हो रहे हैं, सूरज की वजह से। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ब्रूंस एक कहते हैं कि जो सूर्य की जो शक्ति है ना, वो मंदबुद्धि शक्ति बोलते हैं इसको, इसीलिए क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं उन चीजों को कहीं ज्यादा कर देता है, कहीं कम कर देता है। ये चीज हम ब्रूंस के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज, ये तो एक नॉर्मल फैक्ट बताया मैंने। आगे चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। ये नॉर्मल एक क्वेश्चन आ जाता है कि उच्च दाब से निम्न की चलता है, निम्न की से उच्च की तरफ चलता है, एक आ सकती है लाइन। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु की ही पवन है। जब वायु गति करती है ना क्षैतिज रूप में, उसी को पवन बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है, कौन, वायुमंडलीय दाब, कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे गिरे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं। जो पवनें होती हैं वो पृथ्वी पर जो तापमान है और आर्द्रता है उसका पुनर्वितरण करती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना तापमान को और आर्द्रता को, उस तरीके से एक चक्र चलता है जो। ठीक है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। अभी हम जो पीछे बता रहे थे कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच में सूर्य की अधिक प्राप्ति होती है हमें, सूर्य की जो किरणों की, तो अधिक शेष हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता है औसत के मुकाबले। जबकि ध्रुवों की ओर जाएंगे 40 डिग्री से हम, तो उधर तापमान कम हो जाता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं वितरण करना जरूरी है। और वितरण करने के लिए मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जैसे जल धाराएं चलेंगी, वो पवन चलेंगी, वो वितरण करती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि भूमध्य रेखा का आसपास और यहाँ का क्षेत्र अधिक गर्म होना चाहिए उस हिसाब से, तो और दूर जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा ठंड होना चाहिए, लेकिन कई बार बर्फ पिघलती है, वो तापमान की वजह से पिघलती है। उसी चीज के बारे में बता रखा है। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ठीक है, और ऊपर ठंड उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता है। अच्छा, एक चीज सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। जो हमारे, हम वायु पढ़ेंगे आगे और इसमें आगे भी चलेगा। एक वायु होती है हम्म। शुष्क वायु होती है, एक होती है आर्द्रता लिए हुए जिसमें नमी होती है। हम्म। जी सर, तो इसमें से हाँ जी। भारी कौन सी होगी, भारी कौन सी होगी सर? बारिश शुष्क वायु। और कोई ग्रुप से हमारे? शुष्क वायु। शुष्क वायु। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जल क्यों? वाष्प का जो मतलब क्या बोलते हैं वो कम होता है, भार या जो भी वायु की तुलना। हाँ, जैसे हम देख, जो जलवाष्प है ना, वो भाप समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, और वो क्या है, गैस ही रूप ले लेता है, और गैस वायु से हल्की होती है। तो वो इसलिए क्या है कि मतलब
हम जो बात कर रहे थे कि भाई भारी कौन सी होगी, शुष्क वायु है ना वो भारी होगी, ठीक है, इस मुकाबले, ठीक है। बादल बनते हैं, ठीक है, ये ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता है, जो ऊपर उठ रही है उसका तापमान कम हो जाएगा क्योंकि जब ऊपर उठेगी, ठीक है। और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, जो वायुमंडल में जो भिन्नता के कारण उनको पढ़ेंगे हम। वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधित कुछ बल है उनको पढ़ेंगे कि भाई वायु जो परिसंचरण कर रही है, मतलब गति कर रही है, किस वजह से कर रही है, उसके बल पढ़ेंगे हम इसमें। वायु विक्षोभ पढ़ेंगे, विक्षोभ अभी आज जैसे हम पश्चिम विक्षोभ पढ़ते हैं उस तरीके से ये चीज आगे और क्लियर हो जाएंगी। वायु राशियों का बनना, वायु राशि कैसे बनती है। उसके बाद में वायु राशियों के जो मिश्रण से मौसम संबंधी जो विक्षोभ है, उष्ण कटिबंध चक्रवात जैसे इन चीजों को हम, इनके वितरण के जो सम्मिलित होते हैं, इन चीजों को हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल दाब क्या होता है, कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करे तो। क्योंकि चलो मैं कोई बात बताना, जी। साइंस वाले बताएंगे थोड़ा। इकाई क्षेत्रफल और वायु का जो भार पड़ता है आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ। मैम बता रही है शायद, कोई बता इकाई रहा है? क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ नुमा जैसे भार पड़ता है ना, इस जैसे क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर से लगाया गया दबाव दाब वायु दाब दबाव पड़ता है, वो वायु दाब, वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा निश्चित क्षेत्र में लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर पर्वतों ऐसा। से पर, लगता है। देखो मेरी बात सुनो सर। हाँ सही कह रही है मैम और सर दोनों सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे नॉर्मली भार मतलब ये समझ, वजन ये लगा लो आप नॉर्मल। अच्छा, जितनी ज्यादा वायु होगी इतने ज्यादा भार होगा, नॉर्मल सी बात है। और हम हम्म, एक बात करते हैं किसकी, क्षोभ मंडल की, नॉर्मल सी बात करते हैं, हम क्षोभ मंडल में रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर वो, क्योंकि अब बात करते हैं जैसे, जैसे एक तो व्यक्ति खड़ा है कहाँ पर, समुद्र के तल के पास, ठीक है, और एक खड़ा है पर्वतों पर, ठीक है सर। हाँ। अब पर्वतों के हम्म, ऊपर का जो और क्षोभ सीमा का जो अंतर है वो बहुत कम रह जाता है, यानी कि वायु उसके ऊपर बहुत कम रह गई है। और जो बंदा वहां पे खड़ा है कहाँ पर, समुद्र तल पर, उसके ऊपर बहुत सारी वायु है। तो वायु दाब अधिक, अगर हम पर्वत के और समुद्र तल के मुकाबले की बात करें तो अधिक वायु दाब कहाँ होगा, दाब किस पे पड़ेगा, पर्वतों जो पर। समुद्र तल के पास खड़ा है। नहीं सर, जो हम्म, समुद्र तल के पास खड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी वायु है। आप नॉर्मल देखो हाँ। क्षोभ 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 मंडल को देखो कितनी वायु है उसके ऊपर, और जो पर्वत पे खड़ा है वो तो बहुत ऊंचा खड़ा है, तो उस पे तो वो उसके तो ऊपर आठ, वायु कम रह गई ना, वायु कम रह गई इसके तकरीबन ऊपर तो। तकरीबन 8,000 मीटर वो लगभग ऊपर है। तो कहने का मतलब हाँ भी ऊपर जो वायु का जो संगठन है ना, वो लगभग नीचे के धरातल पर ज्यादा मौजूद है। हाँ हाँ, तो वायु भार इसलिए कहते हैं कि वायु दाब एक भार है समझो, और जितने भी भारी जो गैस वगैरह जो भी होगी वो पृथ्वी के पास में पाई जाएगी। और इसलिए हम जब पर्वतों पर जाते हैं तो सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। जब आप देखोगे माउंट एवरेस्ट वगैरह जब फतेह करते हैं तो उनके लिए वो ऑक्सीजन वगैरह सारी सुविधा, चल ठीक है। अब पढ़ते हैं हम वायुमंडलीय दाब को। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायुमंडल से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे वायु विरल होती जाएगी और सांस लेने में कठिनाई होती जाएगी, ठीक है। माध्य समुद्र तल से, मध्य समुद्र तल मतलब जो हम समुद्र तल के एक माध्यम मानते हैं, ठीक है, जो 1013.25 ऐसा कुछ मानते हैं वो वायु दाब है ना, ठीक है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की जो अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्र के वायु स्तंभ भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये कह रहे हैं कि एक कोई इकाई क्षेत्र है उस पर वायु दाब कितना पड़ रहा है, मतलब ऊपर से जो पवन है, जो मतलब जो उसके ऊपर हवा है, वायु है, जो उसका एक स्तंभ नुमा, वो देख रहे हैं, ठीक है। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार होती है। और समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, 1013.2 दे रखा है इसमें, वैसे 25 पढ़ते हैं शायद अपन, मिलीबार होता ये है। पहली इकाई, ये पहली इकाई तक ही पढ़ा है इसने, 2 तक। हाँ और सर कई कोई बार बात हम दूसरी नहीं। इकाई 5 और पढ़ लेते हैं, तो वो एक हम्म, हजार तेरह पॉइंट पच्चीस कर लेते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायु दाब अधिक होता है। और वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी, मरकरी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर, ये क्या है, एनोरॉइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रयोग किए जाते हैं वायु दाब को मापने के लिए। ये मतलब मापी यंत्र ही है ये दोनों, बैरोमीटर ये, हम्म। इसकी ठीक है, इनको इकाई तो आप वैसे, मिलीबार बताई, इकाई हाँ तो यही बहुत मिलीबार इकाई बताई होगी। है। ये हाँ। जो पारद वायु दाबी में है, इसको मरकरी वाला है जो एक, तो फिर एक निद्रव जो वैसा है, जो एनरॉइड क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इन उपकरणों के एनालॉग। विषय में,
ठीक है। इन जो उपकरणों की बात कर रहे हैं, इन उपकरणों के जो उपकरणों के विषय में जानने के लिए भूगोल के प्रयोगशाला कार्य भाग 1 NCERT 2006 देखें। ये कहा चीज है भैया। चल ठीक ये है। कह रहा है कि भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य जो इसकी कार्टोग्राफी की अरे बुक है ना, प्रैक्टिकल वाली बुक है ना, वो है। वो प्रैक्टिकल की अच्छा, बुक है, उसको उसके लाना ही बारे में। पड़ेगा कि साथ में। अच्छा, वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है, बात सही है। हम्म, ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। और भिन्नता ही वायु की गति का मुख्य कारण है, ठीक है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। यही चीज अभी हमने एक्सप्लेन की थी शुरू में। अब आगे पढ़ेंगे हम वायुदाब की ऊर्ध्वाधर भिन्नता। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, मतलब ऊपर जाएंगे जब हम इस तरीके से। एक हम क्षैतिज पढ़ेंगे और एक हम लंबवत पढ़ेंगे, मतलब वो ऊर्ध्वाधर वाला। तो पहले हम सर ऊर्ध्वाधर वाला पढ़ लेते हैं। जी सर। एक थोड़ा सा वैसे बच्चों वाला सा क्वेश्चन है कि वायु चलती है या वायु को आकर्षित किया जाता है? सर मैंने बताया ना, जो इसके लिए कई कारण है। जैसे तापमान, वो बिल्कुल आकर्षण तो होगा ही, क्योंकि अगर उच्च वायुदाब और एक निम्न वायुदाब वो एक समान होना चाहते हैं, तो उच्च से निम्न की ओर वो ढाल बन जाएगा, जो अपन पहले पढ़े हैं, प्रवणता ढाल है। एक तो ऐसी तापमान, एक जी सर, उसको आकर्षित तो एक, बिना एक आकर्षित के हो ही नहीं सकती। हाँ जी। हाँ, एक तो होता है कि उच्च वायु दाब जहां पर होएगा ना, वो वायु को पीछे से धकेलेगा किस तरफ की निम्न वायु दाब की क्षेत्र। और दूसरा है कि निम्न वायु दाब क्षेत्र खुद है ना, वो वहां पर वायु कम है, गर्म होकर वायु आसमान की तरफ निकली है, और वहां पर वायु की मात्रा कम है, तो वो जहां उच्च वायु दाब जिस तरफ है ना, तो वहां की वायु को भी आकर्षित करेगा। तो वे दोनों स्थान है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये। जी सर। अब बात कर रहे हैं हम वायुमंडल को दो तरीके से पढ़ेंगे हम, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक हम क्षैतिज रूप में, ठीक है। अब इसका अलग अलग वितरण है, अब देखते हैं। पहले वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर भिन्नता, मतलब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब ऊंचाई की तरफ, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, ये कह रहे हैं कि वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, ठीक है। नीचे ज्यादा रहेगा, ऊपर जाएंगे तो इतना ही दाब घट जाएगा। ये हास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार हो जाता है। जैसे हम वो पढ़ते हैं ना तापमान, कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, यही बात ये कह रहे हैं कि 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार जो है वायुदाब कम हो जाता है। ये फैक्ट है। और ये कहीं ना कहीं हाँ, आपको क्वेश्चन, कोई छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है इसका मुकाबले में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता, सारणी में देख सकते हैं आप। और देखने के लिए कुछ फैक्ट दिए, और ये फैक्ट में से किसी को भी उठा के आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 10 किलोमीटर ऊंचाई पर बताइए कितना, ये फैक्ट है, फिर आप उसको नहीं हाँ, लोगे, 265 है। 10 मीटर वाला हाँ, नहीं लोगे, आपको जो फैक्ट दे रखा है वो लोगे। जैसे हाँ, तो ये बात करते हैं कि भाई समुद्र तल पर 1013.25, जिसकी हम बात कर रहे थे, इतना होगा। उस टाइम तापमान कितना होगा? 15.2, जो अपन एक औसत मान लेते हैं नॉर्मल 15.5 की, समझे, ठीक है। उसके बाद में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए, उसको कहेंगे हम 898.76, मतलब ये फैक्ट है। अगर ये ऑप्शन में पहले है ना, तो इसको आंसर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सेकंड ठीक ये है। दे रखा 5 किलोमीटर पे, फिर दे रखा 10 किलोमीटर पर, मतलब पहले 1013 था, फिर 898, फिर 540, फिर 265। ये फैक्ट है, इसको देख लेना, क्योंकि ये इसमें कोई ज्यादा रटने की उसकी कोई ज्यादा ऐसा नहीं, भी आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते देखो हो देखो, जी। 15.2 से माइनस कितना हुआ है? 6.5 माइनस हुआ है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और वही तो है ना, 165 बराबर 1 सेंटीग्रेड तापमान, तापमान भी तो उसी दर से कम हुआ है। देखो 15.2 छह और पॉइंट 7 पाँच हुआ है सर, हाँ, 6.5 वो हुआ वाला। है इसमें। हम्म। तो उस हिसाब से वो अपन 6.5 पढ़ते हैं 1 किलोमीटर के आधार पर, ये पढ़ते हैं हम। वैसे तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे, मान लो कोई, कि जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है समुद्र तल के पास, वहां पर इतना है, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना होगा, ऐसे दे सकता है क्वेश्चन। अब दे सकते हैं। अब डायरेक्ट 1 किलोमीटर के देर खर्च, जो हमारे पास इफेक्ट है, पहले तो ये करना पड़ेगा हमें, अगर ये है तो। ये नहीं है तो फिर हम हम्म 10 के हिसाब से निकाल सकते हैं। जो 10 मीटर ऊपर जाने निकाल पर सकते 1 मिलीबार कम हो जाता है, और आपको पता है 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, हजार, हम्म सॉरी, हजार, 1000 मीटर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती हैं। वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती हैं वायुदाब, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दाब ए- प्रवणता क्षैतिज, जी। एक क्वेश्चन है इसी में कि अगर बताओ कि वायुदाब है वो पृथ्वी के तुलना में आधा कितने किलोमीटर पर हो जाता है? 5.5। 5 किलोमीटर पर। 5 किलोमीटर पर वायुदाब तो आधा हो जाता है, 540 हो जाता है, परंतु तापमान देखो आधा कितने पर हो गया?
वो तो 1 किलोमीटर पे हो गया। एक किलोमीटर पर हो गया। देखो तापमान तो 1 किलोमीटर पर आधा हो गया और वायु दाब कितने पर हो गया? 5 किलोमीटर पर आधा हो गया, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब ऊर्ध्वाधर जो ताप जो प्रवणता है ना, दर, वो क्षैतिज के मुकाबले अधिक होती है। मतलब जो कमी, ये अभी बहुत पीछे पड़ा, बहुत मतलब तेजी से होती है। तो यह अगर दोनों में पूछे ना, क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में, इन दोनों में से जो दाब प्रवणता मतलब ढाल होगा जो, वो अधिक किस्म होगा, तो हम लंबवत जाएंगे ऊर्ध्वाधर उसमें। ये फैक्ट है। कुछ चीजें, ये चीजें कॉन्सेप्चुअल एक लाइन बोल देता है कई बार एग्जामिनर, और फिर देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाते हैं। भाई गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, ठीक है, अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। अच्छा, एक ये कंडीशन है कि जो पवनें हैं, ये भी पूछ लेता है कि जब लंब मतलब क्षैतिज चलेंगी तब वो शक्तिशाली होंगी या ऊर्ध्वाधर। तो जो हमने देखी जितने भी चक्रवात वगैरह बहुत सारी चीजें, वो जो क्षैतिज चलते हैं वही शक्तिशाली होते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्षैतिज वितरण सर वायु दाब का। पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायु दाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा भी है तो वो चलेंगी पवनें जी। वायु दाब के क्षैतिज जी सर, हाँ जी, बोले तो नहीं सर, वैसे ही आपको कुछ महसूस हुआ अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायु में अल्प अंतर भी होता है ना अगर, तो वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है पवनों की दिशा के लिए और उसकी वेग के लिए। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। जो समान अंतराल पर खींची जाती हैं उन रेखाओं को यूज किया जाता है किसमें? क्षैतिज वितरण में। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। चाहे वो तापमान की बात करें, चाहे वायुदाब, वो समान वाली होगी। जहां जहां जैसे मान लिया हमने ताप भी बढ़ा, जहां जहां पर 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री से वो लाइन खींच दी जाएगी। ऐसे वायुदाब है, जहां जितना होगा सेम उसको मिलाकर एक लाइन खींच दी जाती है। समान दाब वाली रेखाओं को समदाब रेखा कहा जाता है, जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक ऊंचाई के लिए, दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को अगर हमें हटाना है, दूर करना है, तो उसके तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के बाद उसे समुद्र तल के स्तर पर घटा दिया जाता है। मतलब अगर बीच में कोई ऊंचाई आ गई, हम किसी को नाप रहे हैं, जैसे मान ले पर्वत है कोई या पठार आ गया, अगर हम उस पर देखें तो, और उसके दोनों साइड कोई दाब है, समान है, उस लाइन को हम मिलाना चाहते हैं, तो जो बीच वाली जो सर वो ऊंचाई है ना, उसको हम नगण्य मान लेंगे कि भाई इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उस पे प्रभाव, उसको नगण्य नहीं मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो जब हम उस ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे दाब जो उसके मुकाबले कम हो जाएगा ऊंचाई पे, तो उसके हिसाब से लाइन नहीं खींचनी चाहिए। लेकिन इसको ऊंचाई को इस समय नगण्य मान लिया जाता है जब हम लाइनों को खींचते हैं। इस तरीके से ये बात कही गई है, और इसका एक्सप्लेन और आगे हो जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं इसी चीज को। दाब, इसमें ये कहना चाहता है कि धरातल पर तापमान वायु दाब है 50 मिलीबार, और कोई एक स्तंभ या 20 स्तंभ है जो धरातल से 20 मीटर ऊंचा है, उस पर कोई तापमान है, तो उस पर मिलीबार जितना होगा ना, तो उससे 20 मिलीबार कम 10 मीटर की ऊंचाई कम करके 10 मीटर के आधार पर उसकी कमी करके, और जितना कमी आता है ना, तो उसकी जो कमी काट कर, समझ रहे हो क्या आप? हाँ समझ रहा हूँ। जैसे जैसे 50 मीटर का या 20 मीटर का ऊंचाई का कोई स्तंभ है, उसकी ऊंचाई का और 10 मीटर वाला जो अनुपात है प्रत्येक मिलीबार वाला, उसको माइनस करके, और जो मूलतः जो वापिस आती है ना, तो वो उसकी एक ही रेखा बनाई जा सकती है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर कि उसको हम ऊंचाई को नहीं मानेंगे, ऊंचाई को तो हटा लेना ही पड़ेगा, और ऊंचाई को हटाने के लिए हमें वो कम कर देंगे जितना मतलब होगा 10 के हिसाब से, भाई नॉर्मल सी बात है। जी सर, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा आगे बात करते हैं ये कि हाँ हाँ, घटा दिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। समुद्र तल पर जो वायुदाब के वितरणों को मौसम के मानचित्र जो बनते हैं उन पर दिखाया जाता है इसको, वायुदाब को। चित्र 10.1 विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। जो विभिन्न जो अपन परिस्थितियों को देखते हैं वो समदाब रेखाओं के बारे में, उसके बारे में बताया। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। जो निम्न दाब वाली प्रणाली होगी ना, एक या एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरी हो सकती है वो, क्योंकि बीच में है वो, मतलब निम्न दाब बन रहा है जहां पर, ठीक है। जिसके केंद्र में निम्न दाब होता है। उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं।
जिसके केंद्र में उच्च दाब होता है। जहां भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, जहां उच्च दाब होगा उसका जो केंद्र होगा वहां पे भी उच्च दाब होगा, और जहां पर कम होगा वह उसके केंद्र में ये होगा। और ये बात कर रहे हैं उसको घेरे हुए, जैसे हमें चित्र दिख रहा है 10.1 को आप देख सकते हो थोड़ा सा, एक निम्न दाब को देख लो, एक उच्च दाब को देख लो, और उसके चारों तरफ की वो चीजें देख लो। इसमें सर ये जो द्रोणिका, कोल, रिज, ये चीजें सर समझने के लिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ आगे एक्सप्लेन कर रखा हो इस, एक बार नहीं, देख थोड़ा सा लेते आगे पढ़ लेते हैं, हाँ। है। क्योंकि ये चीजें वैसे तो जब हम कोल वगैरह, तो ये चीज जब हम चक्रवात वगैरह वो पढ़ते हैं वहां भी ये चीज द्रोणिका वगैरह वहां यूज आएगा, इसमें आगे चैप्टर होगा। अब पढ़ेंगे हम इसमें समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, यानी समुद्र तल पर जो वायुदाब है उसका विश्व का वितरण पढ़ेंगे हम। जनवरी व जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का वितरण, विश्व वितरण, चित्र 10.2 और 10.3 में दर्शाया गया। देखोगे क्या सर? देख लो एक बार, ये पढ़ ले पहले। पढ़ लेते हैं सर, पढ़ने के बाद में स्पष्ट हो जाएगी ये बात। विश्वत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है, नॉर्मल सी बात है या सही बात है? विश्वत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है और उसे विश्वतीय निम्न वायु अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा उसके मुकाबले मतलब एक नॉर्मल देखें तो वायुदाब कम हो जाएगा। हाँ, एक तो ये फैक्ट शांत पेट हो रहा है। शांत पेटी और कहते एक, हैं, हाँ, शांत और एक पेटी। दूसरा, जी सर, एक वो संवेदन धाराओं की वजह से वायु कहाँ ऊपर चली जाती है, वहां वायुदाब क्षेत्र का कम हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं एक चीज के, ठीक है, मैं चढ़ा दूंगा। जी सर, इसे विषुवत रेखीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ दाब उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। और वही 30 डिग्री वाला काम कर रहा है सर, ये आपका जो है ना 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब ये अगर उच्च दाब क्षेत्र की बात करें तो उत्तर 30 डिग्री, 30 डिग्री दक्षिणी, उसमें दोनों में वो उच्च दाब 30, पाया जाता है वहां पे। वो भूमध्य रेखा से 5 नॉर्थ और 5 साउथ आती है ना निम्न वायु दाब की, ठीक उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 नॉर्थ, 30 से 35 का, और दक्षिणी में भी 30 से 35 का उच्च वायु दाब की होती है। हाँ, उसके पीछे रीजन ये है, जब हवाएं यहाँ पे संवहन के द्वारा उठती हैं कहाँ पर, भूमध्य रेखा से, तो वो एक चक्र बनाती है, तो वो कहाँ उतरती है, वो उतरती है वो 30 से हैंडली 35 डिग्री पर। हाँ, हाँ, हैंडली शेल बनाती है। हाँ, तो वहां पर उतरती है, इस वजह से वहां वायु दाब अधिक हो जाता है, और इसी वजह से हम उनको अश्व अक्षांश कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले कोई जमाने में, बहुत पुराने, जब यूरोप के कुछ लोग मतलब नाव वगैरह से जाते थे, तो वहां पे घोड़े वगैरह ले जाते थे, उसमें तो ऊपर से दाब पड़ता था, तो वो घोड़ों को फेंक देते थे उसमें, इसी वजह से उनको अश्व अक्षांश कहा गया है। जी सर, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये जब हम स्थायी पेटियों को पढ़ेंगे ना सर, उसमें और स्पष्ट होंगी चीजें, सही है जिन्हें सर। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उन्हें ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो 60 डिग्री तक उत्तरी और दक्षिणी दोनों में, तो निम्न दाब पेटियों के निम्न अधो ध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां कहते हैं इन्हें। ये सर जो ये लैंग्वेज चल रही है ना, ये सारी स्थायी पेटियों की चल रही है, जो कि आगे एक चित्र दे रखा है उसको पढ़ेंगे हम। ये भी आप ज्यादा दिमाग यहाँ ना लगाएं, अगर वैसे लैंग्वेज को समझ ले, लैंग्वेज क्या कह रही है। हाँ, अगर कोई सही है चीज समझ सही नहीं आ रही है तो आगे चित्र को जरूर अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। है। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, ध्रुव पर अधिक होगा, ठीक है। ये वायुदाब पट्टियां स्थायी नहीं है, ये वायुदाब जो पट्टियां हैं स्थायी नहीं, थोड़ी खिसकती रहती हैं सूर्य के हिसाब से, जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है ना उस टाइम सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तरी गोलार्ध में खिसक जाती हैं, उत्तर की दिशा की ओर, मतलब जिस साइड सूरज होगा उस साइड खिसक जाएंगे। अगर उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी साइड खिसक जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होगा तो दक्षिणी ओर ये खिसक जाएंगे, ठीक है। वही अब इसके IT बाद से में, जेड वाली बात कर रहा है, हाँ IT जी से सर जेड है बिल्कुल, ना, वही है वही। सही है। जी सर। अब ये पढ़ते हैं पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल और कारक, जो उस दिन हम पढ़ रहे थे, कई वो बल भी। अब उसके पहले ही बच रही है सर वायुदाब की, जो जनवरी फरवरी की, आपने इस हिसाब से जुलाई का देख लेना है। तो इसमें क्या चीज है इसे देखने के लिए, समुद्र तल वायुदाब वाला एक मोटा मोटा तो ये है कि समुद्र तल पे सर देखो सीधी लाइन है, ये लगा लो कि ज्यादा अंतर नहीं होता, और स्थल पे देखो कितने घुमाव है, स्थल पे देखो, वायुदाब में अंतर बहुत होता है। मैं जी मैं सर, पढ़ देता हूँ इसको। जनवरी महीने में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा महीना होता है।
जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडा महीना होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्म महीना होता है, जनवरी के माह में। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायु दाब कहाँ पर है, बिल्कुल एशिया के मध्य में उच्च वायु दाब। बाकी उच्च वायु दाब कहाँ पर है, एक है बिल्कुल अमेरिका के बीच में, और तीसरा जो उच्च वायु दाब है वो कहाँ पर है, वो है भूमध्य सागर के जस्ट नीचे और सहारा मरुस्थल के जस्ट ऊपर है उच्च वायु दाब का जो पेटी है, जो सम्मिलित रूप करती है अटलांटिक महासागर को भी। बाकी 1 2 3, इसके अलावा जो चौथा जो उच्च वायु दाब का क्षेत्र बना हुआ है ना, वो बना हुआ है प्रशांत महासागर में। कौन से प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, इसको अंडरलाइन करके चेक करके देख लो। और बाकी निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहाँ पर है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र है एक तो ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे, ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे है, इसके अलावा है प्रशांत महासागर के जस्ट ऊपर, और जो जापान सागर है ना, जापान के पूर्व में जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, नी जहां पर लिखा हुआ है। तो इससे एक ही बात चीज स्पष्ट होती है कि जहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र है ना, वहां से पवनें चल रही है किस तरफ, निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ, जनवरी माह में। अगर आपसे पूछे कि जनवरी माह में सबसे जो पवनें किस तरफ चलती है, तो वो चलती है उत्तर की ओर, जैसे ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे का भाग और प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग। और जनवरी माह में जो दक्षिणी गोलार्ध का जो उच्च वायु दाब बनता है ना, वो धरातल पर कहाँ पर बनता है, उच्च वायु दाब कहीं भी नहीं बन रहा। सर वैसे भी जनवरी इससे माह ज्यादा कोई में, ऐसा, इस मैप से तो मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है, एक हाँ नॉर्मल कोई वैसे एग्जैक्ट तो आप बता रहे हो। वैसे जिसको अपन बस अपने आधार पे देख लेंगे, और कुछ चीजें आपने बता ही दी हैं सर। इसमें थोड़ा सा और लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, थोड़ा हो सकता है कुछ चीजें और जो सीखने को इसी में मिलेंगे लैंग्वेज में, हो सकता है इसके बारे में कुछ और इसमें दे रखा हो। क्वेश्चन तो इसी प्रकार है, जनवरी माह में उच्च वायु दाब का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों पर होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीनों क्षेत्र दे रखे हैं, तीनों ही महासागर में है, एक तो हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, और प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा। इसके अलावा उच्च वायु दाब उत्तरी गोलार्ध में 3 जगह बना हुआ है, एक तो उसमें एशिया के बिल्कुल बीच में है, इसके अलावा अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है, इसके अलावा इसमें प्रशांत महासागर में है, एक है अमेरिका में। यानी कि 4 उच्च वायु दाब के क्षेत्र बने हुए हैं, वो भी धरातल पर। और बाकी दक्षिण गोलार्ध में किसी भी धरातलीय जगह पर नहीं है, न तो दक्षिणी अमेरिका, न अफ्रीका, और न ऑस्ट्रेलिया। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी ठीक उसी प्रकार से आप इसको पढ़ोगे। और बाकी है कि जनवरी माह में जो तापमान, जो वायु दाब रेखाएं है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में देख लो चाहे जुलाई में देख लो, तो इसी कारण से उससे चीखता साटा, प्रचंड पचासा और गर्जता चालीसा, ये इनके नाम आएंगे। वो है बस ये। अब पढ़ते हैं हम सर पवनों की दिशा और जो उसका वेग यानी गति को प्रभावित करने वाले कुछ बल हैं, कि भाई अगर पवन दिशा क्यों चेंज हो रही है और उसकी गति क्यों कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि वायुमंडल दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान हो जाती है। क्यों? अभी हमने पहले पढ़ा है, वायु दाब में जितना अंतर होगा इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, और वायु दाब में जो अंतर है उसी की वजह से पवनें जो चलती हैं। ठीक है, इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। जो क्षैतिज चलती पवन वायु उसको पवन कहते हैं। ठीक है, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा हो जाता है। भूतल पर बहुत सारी स्थलाकृति ऐसी हैं जिनसे घर्षण पैदा हो जाता है, इस वजह से समुद्र पर घर्षण कम होगा, और इसी की वजह से जब हम पछुआ पवनों को पढ़ेंगे उस वहां पे, तो वो जो सर अभी नाम बता रहे थे वो चीजें आएंगी दक्षिण गोलार्ध में ओनली। ठीक है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है उसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। मतलब ये बात करें कि जो पवनों की गति को प्रभावित करेगा ना, वही पृथ्वी के घूर्णन की पवनों के जो वेग को वो उसको भी प्रभावित करेगा। ये हल्का सा एक फैक्ट है वैसे, नॉर्मली ज्यादा ऐसा तो नहीं लगा, पर फिर भी एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये बात करते हैं कि इसके साथ ही जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करती है। ठीक, जब पृथ्वी घूमती है तो वो पवनों के वेग को प्रभावित करती है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। ये एक आभासी बल होता है, और ये कोरियोलिस बल किसकी वजह से लग रहा है? पृथ्वी की घूर्णन की वजह से। और ये उसी बात उस दिन भी हुई थी कि कोरियोलिस बल सर्वाधिक कहां पर होता है? ये होता है ध्रुवों पर। और जो घूर्णन गति है, जो घूर्णन है सबसे ज्यादा वो होता है
भूमध्य रेखा पर, दोनों में भूमध्य रेखा। विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें तीन संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। जो क्षैतिज पे जो क्षैतिज गति कर रही है ना, वो तीन परिणाम है उसके, किस वजह से, किस कंडीशन। एक तो कह रहा है दाब प्रवणता, एक अगर दाब जैसे प्रवण होगा, मतलब जितना ज्यादा प्रवणता मतलब ढाल, मतलब एक दाब ज्यादा है एक जगह कम है तो ढाल बन जाएगा उनकी, जो इतनी तेज से चलेंगी वो चीजें। ठीक है, ठीक है, एक तो ये है। एक घर्षण बल की बात कर रहा है। अब घर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो पवनें धीरे हो जाएंगी, और नहीं होगा तो फिर वो तेज चलेंगी पवनें। ठीक है, तेज एक चलेगी। कोरियोलिस बल है, ये भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित जुड़ा हुआ है, जो क्षैतिज पवनों की बात करें, क्योंकि हम कोरियोलिस बल आगे पढ़ेंगे, जब पवनें चलेंगी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध या कोई पेटी के मध्य चलेगी, वो चीज पढ़ेंगे हम। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है, मतलब नीचे की ओर खींचता है वो पवनों को, ज्यादा ऊपर नहीं जाने देता, इस वजह से। तो मुख्य रूप से ये कारक हैं जो ये पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों को ये प्रभावित कर रहे थे, मतलब ये प्रभाव है इनके। एक तो दाब प्रवणता, एक घर्षण बल और एक कोरियोलिस बल। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम दाब प्रवणता बल। अब दाब प्रवणता, प्रवणता मैंने आपको बताया नॉर्मल आप ढाल के रूप में ले सकते हो प्रवणता को, मतलब अंतर दोनों के बीच में। ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम। दाब प्रवणता, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर, दाब प्रवणता, जहां समदाब रेखाएं पास पास होती हैं और जहां सॉरी वहां वायुदाब प्रवणता अधिक होगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना जो वायुदाब होगा ना, जितना प्रवणता उसकी अधिक होगी, मतलब अंतर ज्यादा होगा, इतनी ही जो समदाब रेखा पास पास होंगी। ठीक है, और इतनी अधिक भी होंगी, पास पास भी होंगी अधिक भी होंगी, और इतना ही अधिक जितना अंतर होगा और इतना ही उसके हिसाब से, मतलब तीनों चीजों को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे दोबारा बताता हूँ मैं आपको, दाब प्रवणता जितना, जैसे मान लो ये बात कर रहे हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास होंगी, पास पास होंगी, वहीं पर क्या होगा, दाब प्रवणता अधिक होगी। ठीक है, और जहां समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी, वहां प्रवणता कम होगी। मतलब ये है कि अगर दोनों के मध्य अंतर है जो, वो कम है, तो ये लगा लो फिर वो कम हो गई जो रेखाएं, और अधिक है तो अधिक रेखाएं हो गई उस हिसाब से, और अधिक रेखाएं होंगी तो पास पास होंगी, और कम होंगी तो थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी। उस तरीके से हम इस चीज को ले सकते हैं। और एक डायग्राम को अगर इसमें देखें कोई देर। जी। इसमें ये क्या कहना चाहता है कि जैसे पांच रेखाएं हैं, पांच रेखाएं हम्म, हैं 41, 42, 43, 44 और 45। तो इनमें प्रवणता कितनी है? इनमें तो प्रवणता एक की है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, इस प्रकार से चलते। इनमें क्या है, प्रवणता कम है। इसके अलावा अन्य पांच रेखाएं हैं, वो है 40, 45, 50, 55 और 60। पांच रेखाएं तो वो भी है और पांच रेखाएं वो भी है। एक में तो दाब प्रवणता बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक के बीच में पांच का दाब प्रवण है। वो पांच रेखाएं एक तो 45 से शुरू हुई और 60 पर बंद हो रही है, और एक जो ताप प्रवणता है वो 41 से शुरू 40 यानी 41 से शुरू हुई और वो 45 पर खत्म हो रही है, और दूसरी है वो 41 से शुरू हुई और 60 पर खत्म हो रही है। तो देखो, दाब प्रवणता दो जितनी ज्यादा पास पास है, पास पास का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, ये पास पास की बात कर रहा है। और जो ज्यादा दूर दूर है, यानी कि बीच में 5, 5 का गैप ले रही है, वो दूर दूर है। वही बात कहना चाहता है कि जब समदाब रेखाएं पास पास होती है, पास पास यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48 इस प्रकार से पास पास होती है, तो दाब प्रवणता अधिक होती है। पास पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है। उसके अलावा वो अधिक क्यों दर्शा रहा है? क्योंकि वहां पर जितना 45 के 40 के बाद में 45 दर्शाना उतना इंपॉर्टेंट है, जितना 40 के बाद में 41 दर्शाना इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब 40 के बाद में 45 वाली भी तो इंपॉर्टेंट है, और 40 के बाद में 41 वाली भी इंपॉर्टेंट है। तो 41 और 45 की एक जैसी समानता है, उनके बारे में बता रहा है कि समदाब रेखाएं पास पास हो तो वहां जा प्रवणता अधिक होती है, और समदाब रेखाएं दूर दूर हो कि बीच वाली गौण है, 40 से लेकर 45 के बीच के में जितनी भी है ना, वो गौण है, उनको दर्शाओ या न दर्शाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे। क्योंकि जो समदाब रेखाएं ना वो दूर दूर है, और दूर दूर होने से क्या है कि दाब प्रवणता कम है, यह दर्शाना चाहता है।
सर एक जो आपने इसमें कही है कि मतलब आपने दोनों बराबर लिए लाइन, कि मतलब 5 उसमें कोई ले भी। लिया आपने 5, सर एक चीज मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा सा हाँ बताता हूँ। हाँ। सर जो हम पढ़ रहे हैं दाब प्रवणता, ठीक है, और दाब प्रवणता का मतलब होता है हम अंतर पढ़ रहे हैं सर दोनों के बीच का। अंतर का मतलब है एक अधिक है, अगर अधिक है, आपने तो 5-5 लिए, हम उसकी जगह आपको एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, सर ने अपने हिसाब से बताया, मैं अपने हिसाब से एक बता रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना देगा। जैसे एक समान क्षेत्र ले लेते हैं, कोई भी एक फिक्स, एक हम वैसे अपनी कॉपी में भी एक मतलब एक चाहे घन या फिर अब आयत के रूप में या फिर हम वर्ग के रूप में वैसे नॉर्मली बना लेते हैं 2 डायग्राम सामने, है ना। तो उसमें हम ये देखो, आपको एक तो मैं दूं आपको कि 10 लाइन, इसमें 10 लाइन दर्शानी है, और एक मैं आपसे कहूँ 5 लाइन, लेकिन बराबर दूरी पे दर्शानी है। तो आप ये देखो 10 लाइन जहां दर्शाएंगे, यानी जो ज्यादा अंतर हो गया 10 लाइन है, तो इसका मतलब तो वो 10 लाइन दर्शाएंगे तो नजदीक नजदीक दर्शाएंगे या दूर दूर दर्शाएंगे भाई। ज्यादा है तो वो नजदीक नजदीक हो जाएंगी, और कम है तो फिर वो दूर दूर हो जाएंगे। ऐसे हम मोटे मोटे इसको समझ सकते हैं, आंसर कभी गलत नहीं होगा। आप क्षेत्र सेम समझना, जितना दाब प्रवणता अधिक होगी मतलब अंतर काफी है, लाइनें आपके पास काफी है, क्षेत्र सेम है दोनों में बराबर, तो आपको उसमें दर्शानी है वो चीजें, तो दर्शाने के लिए जितना ज्यादा अधिक होगी इतनी ज्यादा नजदीक होंगी वो। जैसे हम एक कमरे में जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे इतने वो पास पास होंगे, और जितने कम होंगे इतने वो दूर दूर बैठ सकते हैं। इस तरीके से हम इसको आंसर को हाँ, राइट कर ऐसे कह सकते हैं। सकते हैं। जी सर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं घर्षण बल। अब ये पढ़ा हमने दाब प्रवणता बल, जो बैरियोमेट्रिक ढाल भी बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में, वैसे थोड़ा है ना दाब प्रवणता बल को, ठीक है। घर्षण बल की बात कर रहे हैं कि घर्षण सर्वाधिक कहां पर होता है और कम कहां पर होता है। सर्वाधिक तो होगा महाद्वीपीय क्षेत्रों पर जहां भी स्थलाकृतिक बनी हुई है, और समुद्र भाग पे तो किसी चीज से घर्षण ही नहीं होगा, तो वहां कम होगा, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यह पवनों की गति को प्रभावित करता है, कौन? घर्षण बल। घर्षण। गति को क्यों? क्योंकि गति को धीमा कर सकती है जहां घर्षण लगेगा, और जहां घर्षण नहीं लगेगा वहां तेज हो जाएंगी, ठीक है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है, कहां पर? धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है, और इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक ही होता है। जैसे ज्यादातर हम बिल्डिंग या इस तरह करते देखते हैं 103 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग खत्म हो लेती हैं सारी। तो इसी वजह से देखते हैं कि जो ज्यादातर जो घर्षण का प्रभाव है 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखते हैं। समुद्र सतह पर यह है घर्षण बल न्यूनतम होता है, वहां पे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पानी पानी होता है ऊपर, कोई चीज ऐसी होती नहीं ज्यादा। जी सर, कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था 99% जी पठार और मैदान और छोटे बड़े पर्वत है वो 3 किलोमीटर तक समाप्त हो जाते हैं। अधिकांशतः चुनिंदा ही पठार है या चुनिंदा ही पर्वत है जो लगभग है 3 किलोमीटर से ऊपर है, जैसे 8048 का है, 6000 का है, 5000 का है, या 8000 तो वो सबसे ऊपरी है हिमालय पर्वत। बाकी ये कह रहा है कि 1 से 3 के मीटर किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 99% जो स्थल भाग है ना वो ऊंचाई खत्म अपनी ले लेता है पूरी। इस कारण से वो उनसे टकराते हुए निकलेगा ना, तो उनसे दूरियां है तो वो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक। जी सर। अब पढ़ेंगे हम कोरियोलिस बल। ये बल आभासी बल बोलते हैं, और ये उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन करने से। जब पृथ्वी घूमती है तो ये क्या है कि ध्रुवों से चालू हो जाता है, लगातार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, एक आभासी बल होता है। इसकी वजह से जो पवने हैं वो मतलब कहीं ना कहीं मुड़ाव पैदा हो जाता है, जो हम भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे। इसके पीछे एक रीजन है, जैसे हम जो बात करेंगे, जैसे मान लें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो कोई भी, जैसे हम किसी गाड़ी से कार से जाते हैं तो हम जाते हैं और बचपन में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि हम जो गाड़ी है पे हम चल रहे हैं, जबकि पेड़ पौधे एक साथ में वहीं पे होते हैं। उसी तरीके से जब पृथ्वी घूमती है तो वो आभासी बल की वजह से, वो उसके बारे में बात करेंगे, ये कोरियोलिस बल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। कि जो पृथ्वी है जो उस पर हम बात करें वो अपने अक्ष पर घूम रही है, और घूमना ये जो है पवनों की दिशा को प्रभावित करती है, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो पवन किस ओर भागेंगी? पीछे की ओर भागेंगी, यानी कि मतलब पश्चिम की ओर भागेंगी। भाई पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, और पवनें कहाँ जाएंगी? पूर्व से पश्चिम की तरफ, विपरीत दिशा में। और यही काम, यही जो लाइन है वहां काम करेगी हमारी जो जल धाराएं पढ़ेंगे हम, वो भी पूर्व से पश्चिम की तरफ, जब हम भूमध्य रेखा पर देखेंगे सर, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर ही अधिक वो है, क्या बोलते हैं, घूर्णन बल अधिक, इसलिए वो जो जल धाराएं पढ़ेंगे ना सर हम, जो भूमध्य रेखा के आसपास, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ ही जाती रहती है वो, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, ये जो घूर्णन है, ठीक है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया है। कोई फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, उसने इसके बारे में बताया, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कोरियोलिस बल के बारे में हम पढ़ते हैं उनका नाम आ ही जाएंगे अभी। इसी वही पर है बल, कोरियोलिस। हाँ जी, यही नहीं है और क्या इसी, खुद? हाँ, ये नहीं यही है सर। कोरियोलिस खुद ही नहीं है क्या? हाँ जी, इसका नाम, एक पूरा नाम में याद नहीं आ रहा, एक
नाम है इसका पूरा। कोरियलिस तो वैसे अपने से होता है जैसे, ठीक है। 1884 फ्रांसीसी, इतना याद कर सकते हैं कहाँ का है, फ्रांसीसी है, ठीक है। 1844 में इसने क्या किया है इसके बारे में बताया, इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए और इस पर बल को कोरियलिस बल कहा, इस बल को, ठीक है। कौन से बल को? जो पृथ्वी घूम रही इसकी वजह से जो आभासी बल होगा। इस प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने मूल दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाहिनी मतलब बाईं ओर मुड़ जाएंगे। हमेशा जब भी हम पवनों की बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में हमेशा पवन चाहे कोई सी भी दिशा में चले जाओ आप, वहां अपने ऑटोमेटिक वो दाईं ओर मुड़ जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में हम कोई सी भी पवन पढ़ेंगे वो अपने आप बाईं ओर मुड़ जाएंगे। ये आपको फैक्टर याद रखना पड़ेगा जब हम स्थायी पवने पढ़ेंगे। आप उनको जब मैं उनको भी डायग्राम समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ उत्तरी गोलार्ध में सारी पवने, चाहे वो दिशा उत्तर की तरफ हो चाहे वो उसका मतलब दक्षिण की तरफ हो, उसकी जो भी जो डायरेक्शन होगी ना, जो दिशा होगी, वो ऑटोमेटिक दाहिनी ओर मुड़ जाएगी पवनों की दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। उस बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। ये कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। जब पवनों का वेग अधिक होता है मतलब गति अधिक है, तब विक्षेपण भी अधिक होता है, विक्षेपण बल भी अधिक होगा। विक्षेपण बल क्या होता है? ये होता है एक समय विक्षेपण मतलब किसी चीज को फेंकना, मतलब जैसे हम जितनी जैसे कोई चीज को तेज फेंकेंगे उसके पीछे का जो बल है वो भी इतनी तेज लगेगा, जैसे रॉकेट को फेंकते हैं हम, तो विक्षेपण फेंकने के वो, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तब विक्षेपण भी अधिक होगा, जितने तेज भाई पवन की गति होगी उस हिसाब से विक्षेपण भी बल क्या होगा? अधिक होगा। ये एक चीज बताई गई है हमें, पवनों के वेग और विक्षेपण बल दोनों जितने अधिक होंगे वो भी दोनों अधिक होगा, ठीक है। कोरियलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती बढ़ता जाता है। जितने अक्षांशों पे हम जाएंगे बढ़ते हुए, जैसे 1 से लेकर 90 तक जाएंगे, तो ऐसे ही कोरियलिस बल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाएंगे जब हम, ठीक है। कोरियलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती है। ये पूछ सकता है कि अक्षांशों के कैसे समानुपाती है या उल्टा है उसका, ठीक है। तो समानुपाती, जैसे हम जाएंगे, जैसे जैसे बड़े अक्षांशों की तरफ जाएंगे ऐसे वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर यह अनुपस्थित होता है। सर्वाधिक कहां पर होता है? ध्रुवों पर। क्या? कोरियलिस बल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ओके। आगे कहते हैं कि कोरियलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। किस पर? दाब प्रवणता, जो भी हम पहले पढ़ लिए ना उसके समकोण पर काम करता है। एक फैक्ट है, समकोण भी दे सकता है या कोई और कोण कुछ दे सकता है, इसको आप याद कर लें थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी के हर लाइन क्वेश्चन है अपने आप में। तो दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होती है, मतलब कोरियलिस बल इसके समकोण पर, वो इसके समकोण पर, ठीक है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी यानी दाब का अंतर अधिक होगा, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। मैंने आपसे कहा कि कहीं तो दाब बहुत ज्यादा है और एक बहुत कम है उसके मुकाबले, तो इतनी रफ्तार से चलेगी हवा, क्योंकि हवा चाहती है, जो पवन है वो चाहती है कि हम समान रहें। तो समान होने के लिए वो जितनी ज्यादा अधिक होगी ना, वहां वायु दाब अधिक है मतलब वायु ज्यादा है, वो कम की ओर तेजी से वो वहां पर जाएगी, ठीक है। ये बात करते हैं कि पवनों की दिशा उतनी, ठीक है, अधिक विक्षेपित हो जाएगी। जितनी अधिक होगी इतना ही गति का, वो भी हमने पढ़ा है कि इतना ही विक्षेपित भी अधिक होगी। ये दोनों साथ काम कर रहे हैं, वेग और विक्षेपण बल दोनों साथ में कर रहे हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जो विक्षेपण बल और गति की वजह से, क्योंकि एक दूसरे के समकोण है। विश्वत वृत्त पर कोरियलिस बल शून्य होता है। कहां पर? विश्वत रेखीय विश्वत वृत्त पे कोरियलिस बल सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? ध्रुव पर, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। पवने समदाब रेखाओं के समकोण पर होती हैं। जो पवने होती हैं समदाब रेखाओं के समकोण पर। अगर समदाब रेखाएं पूर्व से पश्चिम में है तो ये उत्तर से दक्षिण हो जाएंगे, ऐसे मतलब समकोण पर, ठीक है। और ये जो चीजें आ रही है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जो छूट भी सकती है अगर हम नॉर्मल पढ़ते हैं, चीजों को ध्यान नहीं देते कई बार, ये समकोण पे है या कैसे है, तो ठीक है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। जो निम्न दाब है ना वो भर जाएगा, तो इसलिए वो पूरित हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर नहीं बनते? बिल्कुल विषुवत रेखा के पास बिल्कुल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते उसका रीजन आप बताओ, इसमें अब ये लाइन बोलिए, कोई बता सकता है आप में से? कि नहीं, कोरियलिस बल नहीं है। सर क्वेश्चन ठीक है, रिपीट करना। ये कह रहा हूं कि मैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं बनते। क्यों?
क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं है। और सर उसमें मेन बात ये होती है कि चक्रवात आने के लिए उच्च दाब या निम्न दाब का क्षेत्र बनना जरूरी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता। तो जो समदाब मतलब जो रेखाएं होती है ना, जहाँ पे अगर निम्न दाब उत्पन्न हुआ होता है और जहाँ पे उससे थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो एकदम सीधी जाके उसको बैलेंस कर देती है। अगर कोरियोलिस होता तो वो उस बिंदु तक जाने की कोशिश तो करती उच्च दाब की रेखाएं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती क्योंकि वो बार बार कोरियोलिस के कारण घूमती रहती। लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस नहीं है तो वो एकदम से जाके निम्न दाब अगर बनता भी है तो वो पूरी तो जाए। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया, और मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने सही बताया। हम विषुवत रेखा पर देखते हैं, आप देखो वहाँ का तापमान वगैरह वो सब जलवायु मतलब अपन वहाँ का मौसम देखते हैं एक जैसा होता है, ना ज्यादा अधिक ज्यादा गर्म ना ठंडा। तो वहाँ पे क्या है, जब और हम कह रहे हैं चक्रवात कब बनेंगे, भाई उच्च दाब निम्न दाब तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं। अब वहाँ पे मौसम एक जैसा है तो वहाँ उच्च और निम्न की स्थिति नहीं बन पा रही, और जब तक उच्च और निम्न की स्थिति नहीं बनेगी तो हवाएं कैसे चलेंगी, और हवाएं नहीं चलेंगी तो चक्रवात कैसे बनेंगे। नॉर्मल सी बात है। भाई अपन विषुवत रेखा पर देखते हैं तो लगभग एक जैसी वो पवन भी निम्न दाब वाली जैसे नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। अब उच्च और निम्न होनी जरूरी है क्योंकि उच्च से निम्न चलेंगी। अच्छा, ये वैसे चलता आया क्वेश्चन है, तो ये बताओ चक्रवात होते हैं जो, चाहे उष्ण कटिबंधीय की बात करें और चाहे हम शीतोष्ण की बात करें, इसके जो केंद्र में उच्च दाब होगा या निम्न दाब होगा। किसमें, चक्रवात में? जी निम्न सर, उष्ण में कौन कैसा होगा, और शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में जो केंद्र में मतलब उच्च दाब और निम्न दाब में से बताइए कौन सा होगा। उत्तरी आवाज आ गोलार्ध रही में है जो सर? चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होती है ना, उनमें निम्न वायु दाब होता अच्छा, आप कह है। रहे हो ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते कौन से, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण? ये तो थोड़ा चेक करना। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को सर, और कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो कोई। सर मुझे क्वेश्चन रिपीट कर दो। जी मैम, जरूर करेंगे। हम ये कह रहे हैं मैम, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। दो चक्रवात बताए मैंने आपको, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण। तो इसके केंद्र में उच्च दाब होगा या निम्न होगा, सिर्फ केंद्र की पूछ रहा हूँ मैं आपसे। निम्न दाब। निम्न दाब होगा। अच्छा, आप उष्ण की बता रहे हो या शीतोष्ण की बता रहे हो? चक्रवात तो कोई भी हो, निम्न दाब ही होगा। जी, अब मैम ने सही बताया। देखो, जब भी चक्रवात, और अच्छा उत्तरी गोलार्ध की बात बता रहे हो, अब दक्षिणी गोलार्ध की बता रहे हो मैम? सर चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में? उल्टा हो जाता है। गलती कर नहीं गए सर, ना आप। घूमने अच्छा, की दिशा उल्टी होती है तो हाँ हाँ, हाँ, घूमने की दिशा परिवर्तित होगी, बाकी चक्रवात है तो मतलब निम्न दाब का क्षेत्र है। आप ये समझ, बिल्कुल सही बात मैम ने बताया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, चक्रवात का नाम आ गया, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में बने, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में बने, दक्षिण गोलार्ध। चाहे वो उष्ण वाला हो चाहे शीतोष्ण वाला हो, बीच में हमेशा निम्न वायुदाब होगा, लो प्रेशर। ये फैक्ट है, आप इसको मान लो। और कॉन्सेप्चुअल चाहो तो उसको समझा दूंगा मैं, है ना। आप ये समझो कि चक्रवात का नाम आया तो बीच में जो केंद्र होगा ना सर, वो लो प्रेशर वाला होगा, मतलब उसमें। और चाहे मैं शीतोष्ण की बात करूं चाहे लेकिन चक्रवात की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत कौन सा होगा, पति मतलब ऐसा प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात होगा ना सर, वो क्या है, उसका जो केंद्र है उसमें उच्च वायुदाब होगा, ये समझ लो बस आप। आपको चक्रवात कोई सा भी दे, चाहे आप दिमाग मत लगाओ, बीच में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। चक्रवात चाहे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहीं का भी हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक तो ये एक बात होगी। सेकंड, एक सेकंड, जी ये सर। लाइट में प्रति चक्रवात होता है। सर आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है, मेरी हो रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रति चक्रवात में उच्च वायु दाब होता है क्या? हाँ सर, इसके विपरीत होगा। प्रति चक्रवात में मतलब इसमें तो लो प्रेशर होगा, प्रति चक्रवात में उच्च होगा। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों सभी से, इतना मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको, आपको भी सबको सबको पता है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, प्रति चक्रवात कहाँ बनते हैं, बस मेरा क्वेश्चन ये है। फिर उच्च दाब वाले क्षेत्रों में जैसे मैम थोड़ा सा। प्रति चक्रवात दशाएं जहाँ पे भी बारिश नहीं होती, तो अच्छा, उपोषण उच्च दाब का क्षेत्र हो गया, ये 35 से 40 अक्षांश वाला हो गया। या फिर उपध्रुवीय पेटी थी एक, वो शायद उच्च की या निम्न की, मैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं। आपने स्थायी जो वायुदाब पेटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप मैम, आपने तो सबने पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए मैं बोल रहा हूँ उनके। आप जब हम उन पेटियों को पढ़ेंगे ना, जहां जहां उच्च वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब कहाँ कहाँ होगा, उपोष्ण कटिबंधीय जो होंगे, जो 30 से 35 के मध्य जो होंगे ना अपने 30 से 35, और एक अपने
जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, दो ही जगह होती हैं, ठीक है। वहां पर क्या है, प्रति चक्रवात की जो आदर्श दशाएं, मतलब जहां उच्च वायु दाब, मैंने शुरू की जो पहली लाइन बोली थी, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब कहाँ पर होगा, जब हम स्थायी पवनों को पढ़ेंगे ना, तब पता चल जाएगा, तब इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे, आपको और अच्छे से समझा देंगे। अभी आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं पता और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोटा मोटा मैंने बता दिया कहाँ पे बनेंगे, ओके। हाँ जी सर। और ये हमने बता दिया सर, विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनेंगे। अच्छा, प्रति चक्रवात बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बता दो सर मुझे, विषुवत रेखा पर। नहीं बनेंगे सर। हाँ, क्योंकि उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र चाहिए उसके लिए, वो तो है ही नहीं। ठीक है सर, वो थैंक यू। है नहीं। जी सर, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, वायु दाब एवं पवने, ठीक है सर। वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में कुछ और अच्छे से कुछ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पवनों का वेग, वे उनकी दिशा। अच्छा, किसी को ग्रुप में कोई चीज लगे, कोई चीज समझ नहीं आए, जब हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद में, तो वो पूछ सकता है कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि कोई मन में रख ले क्वेश्चन को, कोई हो तो आप ला सही है सकते हो। सर। हाँ हाँ, ये घर की ऐसा ऐसा समझो, अपना काम चल रहा है, ठीक है, फैमिली के, ठीक है। पवनों का वेग, वे उनकी दिशा, भाई गति की बात कर रहे हैं, उसकी दिशा की बात कर रहे हैं। पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम, जो उत्पन्न कर रहे हैं जो बल, इसका परिणाम क्या होगा उसकी बात है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पवनें धरातल से घर्षण वे प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जो अभी हमने पढ़ा, 1 से 3 किलोमीटर औसत पढ़ा था, लेकिन जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं 2 से 3, थोड़ा क्या कम हो रहा है घर्षण बल, तो उसके बारे में बता रहा है। ऊंचाई पर वायुमंडल में जो पवने हैं, जो धरातल जो घर्षण से उससे प्रभाव से मुक्त हो जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी धीरे कम हो जाती है, ठीक है। घर्षण बल कम हो जाएगा जितनी प्रति हम ऊंचाई पर जाएंगे। और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरिलिस बल से नियंत्रित होती है। किस किस से, एक तो दाब प्रवणता की बात कर रहे हैं, और एक कोरिलिस बल से, कहां पर, थोड़ी ऊंचाई पर, ठीक है। और अब ये जब क्या हो गया, इनसे नियंत्रित हो रही है, किन से, दाब प्रवणता और कोरिलिस बल से। वो पवनें कौन सी, जो 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर चल रही हैं। और इसी को ही आगे जाके भूविक्षेपी पवन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना। अभी देखना, हाँ जब सही। समदाब, जब समदाब रेखाएं सीधी हों, समदाब कैसी है, सीधी है, और घर्षण बल का प्रभाव नहीं हो, ऐसा कब कहाँ होता है ज्यादातर, समुद्र पे देखते हैं, वहां घर्षण बल नहीं होता, और वो सीधी हो जाती है। ऐसे ही हम महाद्वीप की बात करेंगे तो ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पर घर्षण बल समाप्त हो जाएगा, सीधी हो जाएंगी वो जो समदाब रेखाएं, ठीक है। तो ठीक है, घर्षण का प्रभाव नहीं हो तो दाब प्रवणता बल कोरिलिस बल से संतुलित हो जाता है। जब भी दाब प्रवणता बल कोरिलिस बल से संतुलित हो जाएगा, उसी को, उसके फलस्वरूप क्या कहेंगे, उस पवनों को, उन पवनों को कहेंगे हम क्या, भूविक्षेपी पवन, जियोस्ट्रोफिक पवन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि किस किस के बीच संतुलन, अब आपसे फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, किस किस के बीच संतुलन हो रहा है। एक तो दाब प्रवणता, दाब प्रवणता का मतलब वो जो बैरोमेट्रिक ढाल पढ़ा है हमने, ढाल प्रवणता, एक तो वो, और एक कोरिलिस बल, कोरिलिस बल जो जहां ध्रुव पर दिख उसकी बात कर रहे थे हम, वो आभासी बल। इन दोनों के मध्य अगर संतुलन हो गया ना, तो फिर ये लगा लो जो पवनें चलेंगे वो जो समानांतर चलने लग जाएंगी पवन इनके, तो आगे देखो ये कह रहे हैं, और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं, बहती हैं। ये पवनें ही भूविक्षेपी जियोस्ट्रोफी पवनें कहती हैं, इसी नाम से जानी जाती है। ये पता नहीं कई बार क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि जब दाब प्रवणता और कोरिलिस बल क्या हो जाता है, मतलब उन दोनों में संतुलन हो जाता है, पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं, तो उन पवनों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं भूविक्षेपी पवन, या इंग्लिश वर्जन में देते हैं जियोस्ट्रोफिक पवन। और ये एक और बात, ये चलती धरातल से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर चलती है, धरातल हाँ पर नहीं चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ घर्षण बल नहीं लगेगा। घर्षण बल नहीं लगेगा। अभी बहुत अच्छी चीज है, कई बार सर इन चीजों छोटी छोटी चीजों ध्यान नहीं देते हम, हम्म। तो एनसीईआरटी इस बहाने से कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक नीचे एक भूविक्षेपी के लिए एक इन्होंने चित्र दे रखा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसमें 3 तो दे रखे हैं, कोरिलिस बल दे रखा है, भूविक्षेपी पवन दे रखा है, और दाब प्रवणता दे रखा है, ठीक है। यानी कि दोनों में संतुलन होने की वजह से देखो बीच में भूविक्षेपी पवन हो गया, एक तो नॉर्मली दे रखा है। उस डायग्राम से क्वेश्चन तो आएगा तो है नहीं, बाकी ये देख लो नॉर्मल, कोई चीज समझ में आ रही हो तो इसमें। वेग हो गया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, अच्छा उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दो दे रखे हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा अभी मेरे स्पष्ट नहीं है, अगर किसी को हो तो बोल सकता है, नहीं तो फिर इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। उत्तरी गोलार्ध ऐसे नहीं है क्या, इसमें उत्तरी गोलार्ध का जो तीर है वो पूर्व की तरफ है, दक्षिण गोलार्ध का पश्चिम की तरफ है तीर। या फिर इसके नहीं, अलावा पीएच और प्रेशर और हाइट का भी नाम दे रखा है इसमें, क्षैतिज दाब प्रवणता, प्रेशर हाइट। और वी को
704 मिलीबार और 708 मिलीबार के बीच में दर्शाया है। भाई ये डायग्राम तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो लैंग्वेज थी वो अच्छे समझ में आ गई। एक तो हाँ घर्षण बल लैंग्वेज। नहीं होना चाहिए भाई, पृथ्वी से 203 किलोमीटर ऊंचाई पे चलेंगे अपन, वहां पे घर्षण बल समाप्त हो जाएगा, दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल दोनों में क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। और संतुलन संतुलन होने हो की वजह जाएगा। से जो जो वायु है, पवन है, वो उसके किसके दाब प्रवणता के समानांतर ऐसे चलने लग जाएगी पवन है। तो जब उसके समानांतर चलने लग जाएंगे उनको भूविक्षेपी पवन या जियोस्ट्रेफी पवन कहते हैं। और इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया, इस चित्र से तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाकी इसको देख लेंगे और थोड़ा सा। एक और देखो, उत्तरी गोलार्ध में जो पी और सी जो रेखा खींची गई है, वो वी बना है, वो उस रेखा के दाईं ओर है या बाईं ओर है? ये दाईं ओर तो है। ये वी क्या चीज है, ये है भूविक्षेपी पवन। भूविक्षेपी पवन। ठीक है, इन दोनों को बीच में संतुलित करने के बाद में बीच में से चल रही है। बाकी पूर्व पश्चिम से तो सर इसका कोई लेना देना नहीं है, पूर्व पश्चिम हाँ तो कोई ठीक है, मतलब नहीं पूर्व है सर, पश्चिम। है है सर। क्या, जी अब बताना है थोड़ा सा। बिल्कुल है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हो तो हम पढ़ते हैं कि जो भूविक्षेपी पवन है वो अपने दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ रही है, यानी कि वो मुड़ते मुड़ते इतनी मुड़ गई दाईं ओर कि वो एकदम पैरेलल होगी। तो कौन सी साइड आप देखो, हाँ तो सही बात है, दाईं ओर पूर्व है। की ओर। जिस भी बिल्कुल दिशा ठीक से है। आएगी, मतलब पूर्व पश्चिम से, मतलब इस प्रकार नहीं है भाई, व्यापारिक पवनें अलग तरीके से चलती, पछुआ पवनें अलग तरीके से चलती, तो उनका दाया बाया अलग हो जाएगा ना दोनों का। पर ये यहाँ पे बस ये बताना चाह रहा है कि वो अपने दाई ओर मुड़ जाएगी। अब उसका दाया पूर्व भी हो सकता है या पश्चिम भी हो सकता है। उत्तरी गोलार्ध में तो अलग अलग पवनें और सबकी डायरेक्शन भी अलग अलग। बाकी हाँ, दक्षिणी गोलार्ध है तो उसमें वो अपनी बाई ओर मुड़ जाएगी। बस इसमें यही है कि वो मतलब समताप रेखाओं के समांतर तो होगी, लेकिन किधर होगी, तो हाँ जिस साइड डायरेक्टली, उसकी हाँ डायरेक्शन है डायरेक्ट, उसके बाई हाँ ओर। दिशा को, हाँ दिशा को ही नहीं कह सकते पूर्व या पश्चिम, हाँ, पूर्व पश्चिम ऐसे क्योंकि नहीं कह सकते आप। हाँ वो तो, हाँ सही बात है, वो तो आपकी बात है। हाँ ये बात देखो, हमें ये चीज कह रहे हैं जो अभी हमने पढ़ी कि जे हम ध्रुव से जब हम किसकी तरफ चलते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं हम, वो अपने दाईं ओर मुड़ती है, धीरे धीरे वो वक्राकार रूप में ले लेती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों प्रभाव, घर्षण बल हट गया और जब इसमें संतुलन हो गया दाब प्रवणता में और कोरियोलिस बल में, तो ये उसके समानांतर चलने लग जाएगी। यानी कि ये अगर बिल्कुल पूर्व से पश्चिम हो जाएंगी, मतलब अब वो देख लेंगे दिशा कौन सी साइड मुड़ रही है, कौन सी पवन, पूर्व से पश्चिम साइड दोनों, मतलब ऐसे हो जाएगी पैरेलल, मतलब उसके सामने। अब वो है कि अगर जो पश्चिम पश्चिम पवनों को पढ़ेंगे, वो तो जस्ट पूर्व की तरफ मतलब पूर्व की तरफ ज्यादा मुड़ जाएंगे, मतलब ऐसे करके। और वो देखेंगे ऐसे, मतलब उसका उस तरीके से ये दाहिनी ओर मुड़ के, तो इसको पर अगर अपन ये मान अगर सर आप सकते जी। देखोगे ना, तो जो हम्म, भूविक्षेपी पवन है ना, वो मुख्य रूप से मतलब ये ध्रुवों की तरफ मिलेगी, क्योंकि वही है जहाँ पे घर्षण बल संधि मतलब बहुत कम है करके। कोरियोलिस का मतलब एकदम बहुत ज्यादा कोरियोलिस होता है, क्योंकि जित उतनी ज्यादा मुड़ेगी जितना कोरियोलिस सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा कोरियोलिस नहीं होता मैं, है हाँ मैम ध्रुवों की आपकी बात तरफ। सही है, लेकिन ध्रुव ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो ज्यादा अगर जाएंगे ना तो फिर वहां जो कौन सा बल, ये कोरियोलिस बल ज्यादा बढ़ेगा। प्रभावित रहेगा। यहाँ संतुलन बनाना हमें बीच में भाई, इधर जो एक तो दाब प्रवणता चल रहा था और एक इधर से जो कौन सा बल चल रहा था अपना कोरियोलिस बल, इन दोनों में क्या कर लिया हमने, संतुलन पैदा करना है। अगर ज्यादा ध्रुव की तरफ जाएंगे तो फिर संतुलन नहीं होगा, कुछ ये भी है चीजें। चलो पर इसमें पवने ये तो अगर सर उत्तरी जो उपध्रुवीय पेटी वो तो निम्न दाब की है ना, तो पवने तो ध्रुव से दाब प्रवणता तो वहां भी होगी। उपध्रुवीय हाँ पेटी वो बात निम्न सही, दाब की है। हाँ बात सही है, लेकिन हाँ वो संतुलन की बात कर रहा है, लेकिन अपनी लैंग्वेज आ जाएगी। ये चित्र है, ये एग्जैक्ट अभी देखो अपन इस पे मान डायरेक्ट कह नहीं सकते ये चीज, हाँ ऐसा हो सकता है, मैम बता रही है सही बता रही है, लेकिन बात ये पूर्व पश्चिम को इसको डिसाइड ही नहीं कर सकते पूर्व पश्चिम भाई, क्योंकि दोनों पवन चलती है हमारे, जो पश्चिम पवन भी चलती है, व्यापारी पवन, वो उनकी दिशा अलग है भाई। वो उत्तर की तरफ कोई जा रही थी तो वो पूर्व की तरफ मुड़ गई, थोड़ी थोड़ी वक्राकार जो पश्चिम पवन है, ऐसे वो जो उत्तर से आ रही है वो दाहिनी ओर मुड़ जाती। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम निम्न दाब के एक क्षेत्र सेकंड, के एक चारों सेकंड, तरफ जी। मैं ये पूछ रहा था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ पर होता है? उष्ण, शीतोष्ण, शीत और ध्रुव। अब सबसे ज्यादा वायुदाब की बात कर रहे हो आप, हम्म। तो सबसे वायुदाब अगर इसमें आपने कोई फैक्ट ऐसा नहीं दिया, समुद्र तल या फिर ऐसा कुछ नहीं दिया, ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर उस हिसाब से तो भाई जहाँ सबसे कम तापमान होगा वहां पर सबसे ज्यादा वायुदाब होगा उस हिसाब से। तो अब अलग अलग फैक्ट होंगे, पर कौन सा फैक्ट वो पूछते हैं, मतलब इसमें कई कारक काम भी करेंगे। और अगर आप ऑप्शन दो थोड़ा सा इस तरीके से, जब थोड़ा समझ में आए क्वेश्चन किस तरीके से पूछना देखो, चाहते हो आप। विश्व में टोटल 7 वायुदाब पेटियां हैं। हाँ निम्न वायुदाब की पेटी है बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक उसके है। बाद में 30 डिग्री पर है उच्च वायुदाब की
हाँ जो 30 से उच्च 35 वायु हाँ। दाब की पेटी है, किसकी तुलना में उच्च वायु दाब है? वो भूमध्य रेखा की तुलना में उच्च वायु दाब है। उसके बाद में है 60 से 65 पर है निम्न वायु दाब की। होना तो वहां पर उच्च वायु दाब था, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हैं तो उच्च वायु दाब होता है, परंतु यहाँ पर निम्न वायु दाब कैसे आ गया? क्योंकि वहां पर वो निम्न वायु दाब है किसकी तुलना में? वो ध्रुवों की तुलना में निम्न वायु दाब है, वो 7 वायु दाब। फिर उसके बाद में ध्रुवों पर आई जाती है उच्च वायु दाब की पेटी। इसके अलावा 3 पेटियां हैं वो गतिजन्य और 4 पेटियां हैं वो तापजन्य पेटियां हैं। नहीं अब गलत बता रहे हो गतिजन्य सर आप। पेटी नहीं, सर मेरे हिसाब चार से तो ध्रुवों चार पर गति होना है, चाहिए, 4 पावन जो क्योंकि वो 4 पेटी है ना वो गतिजन्य है और 3 है वो तापजन्य है सर। हाँ ताप, हाँ ऐसे हो गया, सॉरी। वो हम्म 3 पेटियां हैं वो तापजन्य है जी और 4 है वो गतिजन्य है। जो यस। तापजन्य है वो है एक तो भूमध्य रेखीय और दोनों ध्रुवीय। और दोनों उपध्रुवीय या फिर ध्रुवीय सर। ध्रुवीय। हाँ ध्रुवीय। दोनों ध्रुवीय, दोनों तो ध्रुवीय। आंसर ध्रुव ही आएगा ना सर, क्योंकि इसका सर जो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका रीजन ये हो सकता है कि वहां पे एक तो जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, और दूसरा जो क्षोभ मंडल है वो भी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं है, काफी कम ही ऊंचाई तक है, और उसमें जलवाष्प भी नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि मैं उस क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा नहीं था सर कि आपने मेरी बात ध्रुव सुनो सर, ध्रुव आपने मेरी बात सुनो सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, आपने पूछा है कि वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होगा, आपने पूछा है। तो ध्रुवों पे उसका तो तो सर्वाधिक नहीं हो सकता उसके हाँ मुकाबले तो, क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें ऊपर की जो वायु है वो भार कहाँ डाल रही है ज्यादा, भाई ध्रुवों पे तो इतनी डाल ही नहीं सकती, वो तो वैसे भी अपने जो क्षोभ मंडल पड़ते हैं वो नीचे होता है, क्षोभ सीमा होती है जो, तो इतना तो वायु है उनका ही नहीं वहां पे। प्रसार कम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना वायु का संगठन तो वही है, ध्रुवों पर भी वही 70% नाइट्रोजन है, वो फैलाव कम है क्योंकि वहां पे उनको मतलब वो गर्म होके फैल नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे वायु कम है या वहां पे ऑक्सीजन कम है। तो वायु दाब में वहां सर्वाधिक नहीं हो सकता वहां पे ध्रुवों पर। तो सर वहां पे जलवाष्प भी नहीं होती बिल्कुल भी, हाँ नहीं जितनी होती। ज्यादा जल भूमध्य रेखा पर है, आप वायुदाब की ऊंचाई की बात परिभाषा कर क्या रहे है हो मैम? वायुदाब की परिभाषा क्या है? वायुदाब किसे कहते हैं मैम? कि मतलब वायुमंडल में जो भी वायु होती है वो एकांक क्षेत्रफल पर जितना दाब डालती है वो वायुमंडल में हाँ होता है। हाँ, और लेकिन ज्यादा वायु दाब जी। हाँ, पर वहाँ भूमध्य रेखा पर तो सर उसमें वाष्प की मात्रा भी, तो हम शुष्क और आर्द्र जब पढ़ते हैं, समझ रहे हो, शुष्क और आर्द्र का वायु दाब पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि शुष्क वायु का दाब ज्यादा होगा। लेकिन भूमध्य रेखा की जो वायु है उसमें तो मतलब वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वायु शुष्क होती जाएगी, क्योंकि ध्रुवों पर तो वायु एकदम शुष्क होती है। हम जब नहीं पढ़ते कि जो क्या बोलते हैं अरे ये जो रात को पार्थिव विकिरण निकलता है, तो हम कहते हैं ध्रुवों पर शुष्क रात होती है, मतलब एकदम वायुमंडल में नमी ठीक नहीं। है तो इसका मतलब एक तो रीजन ये हो गया वहां पे वाष्प नहीं है, वायु शुष्क है, तो वहां पे सर होगा। आपने जो और सर आपने जो जी मैम ठीक है, आप जो बात आ रहे हो वो सही कह रहे हो सर। जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आपको पता है आंसर, या फिर आप वैसे पूछ रहे थे नॉर्मली? नहीं 100% उसका आंसर ध्रुव ही है, चाहे दक्षिण ध्रुव अच्छा ले लो चाहे उत्तरी ध्रुव ले लो, उसका ध्रुव ही है। मैंने उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया, सातों वायुमंडलीय जो दाब पेटियां वो भी बताई है, और कौन सी किसकी तुलना में ठंडी है, कौन सी किसकी तुलना में गर्म है, इस कारण से। और कीवीएम जो कह रही है ना वो बात सही है कि भूमध्य रेखीय भागों पर जो वायु पाई जाती है ना हम्म वो शुष्क नहीं है, वो वो आर्द्रता के मामला में उसमें आर्द्रता है। जैसे ही किसी वायु में आर्द्रता आ जाती है तो उसमें ऊर्जा आ जाती है, जैसे ही ऊर्जा आती है ना तो वो वायु ठंडी हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाती है ना तो वो संवहन लेती है, और संवहन लेती है तो भूमध्य रेखीय वायु होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी और होकर सर जो गर्म अपने होकर। सामने जो सर वायु दाब के जो ये मैप दे रखे हैं, इनमें सर्वाधिक कहाँ दिखा रखी है सर्वाधिक? इसी मैप में हाँ जो मैप अपने वायु दाब के पढ़े हैं हमने, देखे हैं वायु दाब वाले, अभी जस्ट पीछे भी देखे हैं। और ये तो मध्य समुद्र तल से जो वायु दाब ये भी दे रखे हैं समदाब रेखाओं पे मिली बार जो है, इसमें सर्वाधिक कहाँ पे दिखा रखा है अगर वैसे देखें हम? भाई आपने चलो ध्रुव। जनवरी निम्न निम्न वायुदाब है ना, जो जनवरी माह का जो निम्न वायुदाब है हम्म वो महासागर में है, परंतु उच्च वायुदाब का क्षेत्र है ना वो महाद्वीपीय भागों में है। ये देखो। हाँ तो आपका कहना मतलब ये है कि जो सर्वाधिक है वो ध्रुवों पर है, ये है ना आपका हाँ कहने का ध्रुव, मतलब? हाँ। ठीक है, अगर तो ये चीज हो सकता है माइंड स्लिप हो रही है उस चीज। उसी के कारण तो उसका नाम लिखा है ना ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। सर उच्च वायु दाब तो ये भी है, ऐसा नहीं आप नाम से नहीं कह सकते, नाम तो इस पे भी है। ये इसको क्या कहोगे? अस्वच्छांश वाली को पेटी को क्या कहोगे आप? उपोष्ण उच्च उच्च वायु दाब उच्च पेटी तो कहोगे? हाँ हाँ उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। तो वो भी ये वो उच्च नाम से वायु नहीं कह सकते।
हाँ नहीं, जी, उच्च वायुदाब किसकी तुलना में है? ये भूमध्य रेखा की तुलना तो तुलना में देख, ज्यादा, हाँ तुलना में हाँ है ऐसा ये। हो सकता है, ये तुलना वाला मुझे नहीं पता, इसका फैक्ट मुझे अच्छा। एक्चुअल में नहीं पता। हाँ ये जो बात कर रहे हो ना आप, हाँ नाम तो देखो दोनों का उच्च वायुदाब है। हाँ ये अगर आप इसकी तुलना में है ये चीज है, और अगर आपने ये ईमान मतलब पढ़ रखा है कहीं से देख रखा है तो ठीक पता है, है, पता है। और मैं एक बार थोड़े से इसको और देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है। पढ़ते हैं अब सर आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। जो निम्न वायु दाब है उसके चारों तरफ का जो जो परिक्रमण होगा ना, वो चक्रवाती दिशा, जो मैंने बताया ना कि केंद्र में क्या होगा, निम्न वायु दाब, और चारों तरफ उच्च वायु दाब है। ठीक है, उच्च दाब से जब निम्न दाब की ओर चलती पवन है उस हिसाब से वो चक्र बन जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवात परिसंचरण का वो कहा जाता है। मतलब इसके अगर वो चारों तरफ मतलब इसके उल्टा बता रहा है, मतलब अगर उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ अगर हो जाता है तो ऐसा प्रति चक्रवाती दशा बता रहा है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, दिशा की, पवनों की दिशा एक की बार बात इस कर रहा है। एक बार इसको पढ़ो सर, नीचे इसका डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल आराम से समझा रखा है। हाँ उसको पढ़ेंगे ना सर, बिल्कुल पढ़ेंगे उसको, तो एग्जैक्ट हाँ। पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी सर, अभी थोड़ा सा इसको रह रहा है मेरा, अगर आपकी क्या बुक में हाँ, नहीं है कि उसमें नहीं मेरे बुक थोड़ा। में है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो समझा रहे हो ना, वो निचले वाले डायग्राम है ना, जिसमें चक्रवात और प्रति हाँ सर, चक्रवात में अभी पवनों वो की क्या, दिशा हाँ को चलो वो कितना। रह गया मेरा, चलो कोई बात नहीं, चलो इस हाँ। डायग्राम को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस जो डायग्राम में दे रखा है इसमें चक्रवात को देखते हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। हम्म। अब क्वेश्चन हमारे ज्यादातर बनता है उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो कैसे है, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन आता है घड़ी हमारे सबसे ज्यादा। सामने, तो घड़ी की जी सर, सुई की मैं विपरीत बता दिशा देता हूँ में। सर थोड़ा सा, जी सर। हाँ सर, आप उत्तरी बताओ। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात पड़ेंगे ना सर हम, तो ये लगा लो कि जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात पड़ेंगे तो वो हमेशा घड़ी की सुई के विपरीत होगा उत्तरी गोलार्ध में, जिस गोलार्ध में हम रहते हैं। मतलब हमारा जो टाइम खराब चल रहा है वैसे भी आपको पता है, तो हमारा टाइम के अनुसार चल ही नहीं रहा काम। तो ये समझ लो थोड़ी देर के लिए भाई चक्रवात की बात करें और हमारे अनुसार काम कर ही नहीं रही घड़ी, उल्टी चल रही, मतलब उल्टा काम हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसा समझ लेते हैं हम थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा याद रहता है, क्योंकि इसके जस्ट सही विपरीत है। क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी सर। क्योंकि एक को याद करना पड़ेगा, अगर आप सबको याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ एक याद करना है, हम चक्रवात पढ़ रहे हैं, हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि ये बताओ वो क्लॉकवाइज उसकी पवन है जो अंदर की तरफ जा रही है, वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि टाइम के अनुसार हमारा काम चल ही नहीं रहा, ये लगा लो, तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं और चक्रवात की बात कर रहे हैं। अब आप इसको आगे देखो सर क्या लिख रहा है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, यही ना सर, हमारा टाइम के अनुसार नहीं चल रही ना, ठीक है। जबकि दक्षिणी वाला ऑस्ट्रेलिया वाला खिलाड़ी देखे ना, उनका टाइम क्या रहता है, वर्ल्ड कप लेके एक बार हमसे, देखो उनका, उनके देखो घड़ी उनके अनुसार चल रही है, दक्षिणी जो घड़ी की सुई की दिशा में अनुरूप चल रहा है, उनका काम सही चल रहा है। तो ऐसा भी होता है सर कई बार, एक फैक्ट को याद कर लो उसके बाद में सारे फैक्ट जो और बन रहे हैं वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध की बात की अभी हमने भाई, जो और उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध की हो गई उसी के साथ उल्टी विपरीत, ठीक है। और यही बात हम जब प्रति चक्रवात की बात करेंगे वो भी जस्ट हमारे विपरीत रहेगी उत्तरी गोलार्ध में। सर हम चक्रवात की बात की हमने, हमारे टाइम के अनुरूप नहीं थी वो घड़ी, लेकिन प्रति चक्रवात की बात करेंगे हमारे विपरीत, मतलब उल्टी, वो भी जैसे अगर हमारे प्रति चक्रवात है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां क्लॉकवाइज हो जाएगा, किसमें, प्रति चक्रवात में। मतलब सब कुछ अब हमारे साथ उल्टा हो रहा है, चक्रवात हमारे साथ नहीं काम कर रहा, उल्टा तरीके से काम कर रहा है, दक्षिणी गोलार्ध हमारे साथ काम नहीं कर रहा क्योंकि वो भी उल्टा काम कर रहा है। ऐसे आप थोड़ा सा एक ले सकते हैं इसको, और कोई आप अच्छे समझाना चाहो तो आप समझा सकते हो, बाकी मैंने आपको एक को याद करेगा तो वो बेस्ट रहेगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि हाँ आज तक सही है मेरा सर, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सही भी बात है सर आपकी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा करते हैं ना फिर ज्यादा फैक्ट हो जाता है, जब आपको पता नहीं एक से और चीजों को बना सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ये होता है। बाकी कोई नहीं। एक होता है सर वामावर्त, हम्म। और एक होता है दक्षिणावर्त, हिंदी वर्जन बोलते हैं जब वो, तो इनके बारे में बता वामावर्त, सकता है कोई। हाँ, वामावर्त होता है दायां, मतलब जैसे घड़ी का अनुरूप या घड़ी के विपरीत, ये बताओ। वह घड़ी के अनुरूप। सर गलत है, अब बताओ सर, मैं आपको वामा, बताऊं, देख वाह माँ माँ आ रहा है ना, हाँ और वो हाँ उसमें हाँ। आंटी आ रही है ना, आंटी एंटी क्लॉकवाइज, आंटी और माँ एक साथ है, अच्छा। समझ रहे हो आप। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत, और माँ, एंटी और माँ ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, वामावर्त वाह माँ, माँ और आंटी एक साथ करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी होगी ना, विपरीत होगी ना, हम्म। घड़ी के अनुरूप नहीं होगी, उल्टी होगी, ऐसे याद कर सकते हैं, नॉर्मल फैक्ट है।
तो आगे हम चलते हैं इसके बारे में और पढ़ते वामा, हैं। एक तो था वामावर्त और दूसरा कौन सा था? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। तो देखो आपको इसमें एक दो याद करना शब्द, है। जी सर। इसमें एक और ना, इसमें एक और लॉजिक है। वामा में वा है और दक्षिणा में द है, और वह का मतलब बायां और द का मतलब दायां, ये भी ले अब ये सकते हैं। अपने अपने हिसाब देख लो, मैंने एक ट्रिक हल्की सी बता दी, बाकी जिसको बेटर जो लगे वो अपने हिसाब से, और हो सकता है सबने अपनी अपनी बना रखी होंगी। मैं तो एक वो नॉर्मल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा हो जाता है कई बार, तो दिक्कत नहीं होती, इसलिए अपने अपने हिसाब से करना, लेकिन ट्रिक खुद की होनी चाहिए। हाँ, जब खुद की नहीं है तब दूसरे की हेल्प लो आप, अगर खुद की है ना उसको मत बदलना कभी भी, सही है है ना, सर। चाहे आंटी है चाहे माँ है, वो देख लेंगे, ठीक है भाई साहब। हाँ पढ़ते हैं आगे। हाँ जी सर। और कोई एक्सप्लेन करना आप तो फिर ज्यादा हो जाएगा। निम्न नहीं दाब बस क्षेत्र के इतने। चारों तरफ, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और ये करें, पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित की जाती है। जो नीचे बन रहा है उसी के हिसाब से हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, उसी के बारे में आप पूरे बताएं। प्राय निम्न वायुदाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होंगी। निम्न वायुदाब पर अभिसरित मतलब अपने पास आएंगी, मतलब हम बीच केंद्र में है, जब निम्न वायु दाब होगा तो अभिसरित होंगी ना, वायु अपनी तरफ आएंगी ना, वो बात कर रहे हैं। और ऊपर उठेंगी, अंदर आएंगे, अंदर आके ऐसे चक्कर बना के ऊपर उठ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि उच्च वायु दाब क्षेत्र में वायु दाब अपसरण होगा, अवतलन भी बोल देते हैं इसको। जैसे हम बीच में, हमारे पास वायु दाब अधिक है तो यहाँ से हमसे दूर जाएंगी पवने, ठीक है। जो स्थिति चक्रवात प्रति चक्रवात वो समझ सकते हो इसी हिसाब से आप, है ना। धरातल पर अपसरित होंगी। चित्र दे रखा है 10.5 कहाँ पे है, ठीक है आगे। आगे ठीक है, ये कह रहे हैं अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती हैं। वाताग्र के सहारे ऊपर उठती हैं। ये कई चीज बता रही जो बादल बनने वे घर्षण के लिए आवश्यक है। ये कह रहा अभिसरित जो के अतिरिक्त जो वायु है ना, वो भ्रमिल हो जाएगी, भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं के रूप में, और पवनों के साथ साथ वो वाताग्र के सहारे सहारे ऊपर उठती हैं। जब सर हम वाताग्र पढ़ेंगे ना, उसमें भी एक कंडीशन आएगी, जब दो पवने आपस में आएंगी, वातावरण को हम पढ़ेंगे, तो एक ऊपर चली जाएगी एक नीचे चली जाएगी, एक वो कंडीशन, कई कंडीशनों के हिसाब से बता रहा है। ऊपर पवन जाएंगे, वो फिर बादल वगैरह की बातें कर रहे हैं, एक मोटा मोटा इन्होंने बताया है। अब पढ़ेंगे हम वायु का सामान्य जो एक परिसंचरण है। जी सर, वैसे 11:30 का टाइम हो गया, हो सकता है सर वायु परिसंचरण पढ़ेंगे तो फिर वायु दाब की 7 पेटियां, हाँ, उसके चलो कल अलावा पढ़ फिर लेंगे। सल समीर और तल हाँ, कल समीर खत्म कर जल देंगे उसको। समीर, वो 4 हाँ, के 4 बहुत सारे। समीर है, वायु राशियां भी है, उष्ण कटिबंधीय हम्म। है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, तड़ित धंधा टोर्नेडो, वो सारे के सारे कल ही समेट लेंगे फिर उनको, जी सर। क्योंकि आज वो पिछले वाला भी तो एक लेसन हो गया, हाँ, सही बात है सर। आज वाला भी हाफ तक हो गया कंप्लीट। अच्छा है हाँ, अब सर, ये है, आपने भी बहुत अच्छी तरह से खींच के लिया है। थोड़ा सा बीच बीच में क्या है मुझे भी दे दिया करो, क्योंकि मेरी क्या स्पीड थोड़ी ज्यादा है। वैसे कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, ऐसा नहीं है, कोशिश करता हूँ, नहीं नहीं, अच्छी लेकिन बात है, जहाँ बहुत जरूरत अच्छी होती है बात। सर। हाँ, क्योंकि अभी मैं ज्यादा बहुत एक्सपीरियंस नहीं सारे, है। जी सर। बहुत समय से ना एक व्यक्ति की तलाश में था कि मेरा अल्टरनेट कौन हो सकता है। सर अल्टरनेट तो आप नहीं हो उसमें सकते हम, लेकिन फिर नहीं भी सर आपकी अल्टरनेट, हेल्प कर रहे नहीं हैं। जी नहीं सर। नहीं नहीं, आप 100% हो सर, आप 100% मतलब भी विषय जैसे संभालते हो, नहीं सर, ये तो आपका उसमें बड़प्पन है, बात भी बाकी सर करते मैं थे। तो क्या सीख रहा हूँ आपसे कुछ चीजों को। सारे एक दूसरे से सीख रहे हैं सर, जी सर। 100%। क्योंकि हाँ सर, ये रहता है एक इन जैसे कोई भी चाहे मैं आप हो, तो वो क्या है, एक साथ, अब हम जैसे गाड़ी भी चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो भी एक सेकंड हाँ कंडक्टर रखते हैं जो गाड़ी को इमरजेंसी में चला ले, क्योंकि अगर नींद आ हाँ जाती है, सही। तो ऐसे सर आप थक जाओ या फिर हम हेल्प ले लें वहां पे, तो एक दूसरे से क्या फिर एनर्जी बनी रहती है। एक कई बार ये भी होता है कि कई बार जी सर। आपका कोई टॉपिक है ना बहुत अच्छा परफेक्ट होता है, जी मतलब भी सर। जी आप सर। अगर उसको, आपको बिना पढ़े भी अगर आप उसके संदर्भ में कुछ भी बताओगे ना तो कोई आंकड़ा गलत नहीं जाएगा आपका, जी बिल्कुल सर। फैक्ट जाएगा और सारे आंकड़े इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे आगे जी से सर। आगे, कोई आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगा। तो कई बार वो होते हैं जैसे उसमें इंटरेस्ट आता है, तो वो आप जैसे आपने जो पूरा का पूरा टॉपिक करवाया, फिर वो आपको भी फिर भी बीच में रोकना पड़ा, इसका मतलब है भी आप इस पूरे टॉपिक को करवा सकते थे, और जी मतलब भी सर। जी आपके सारे जो फैक्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर है। कई बार क्या होता है जी। कि जैसे हम घर्षण पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ ध्रुवों पर सर्वाधिक कोरियोलिस कम है ज्यादा है, कई बार क्या है कि खुद कोई आंकड़े कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, हाँ सर, फिर वो गलत और होते हैं सारी चीजें ना, सही अब बात। फिर हम नाम तो ले लेते हैं कोरियोलिस का, फिर उसके बाद में हम ही कहते हैं कि ये शायद आभासी होगा या फिर कोई दूसरा होगा, चलो देखते हैं, फिर वो हम खुद ही संशय में रहते हैं, और नहीं सर, टॉपिक फिर वो क्लियर हो ना। बात नहीं, हाँ सही बात। हाँ,
जो हमारा आंकड़ा बोला गया है ना वो तो आएगा जरूर, परंतु हो सकता है तीसरी, चौथी या 20वीं लाइन में हो, परंतु हमारा बोला गया प्रत्येक शब्द अगली लाइन में आएगा जरूर। जी सर। ये होता है, ये अनुभव है सर आपका, अच्छी बात है। सर वही है कि अब एक दूसरे से चीजें सीखते हैं, फिर जैसे अब कोई चीज ऐसा होता है, कुछ मैं ही नहीं कहता कि मुझे सब चीजें ठीक है, लेकिन जो मुझे ठीक होगा मैं पक्का ये बताता हूँ सर, ये मुझे कन्फर्म है कि ये ऐसे है, और फिर अपन उसको फिर प्रूफ भी है, कई चीजें हैं, और कई चीजें से अपन पढ़ भी रहे हैं, बार बार कोई चीजों को तैयार कर रहे हैं। और एक्चुअल क्या है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आता, मतलब मैं पढ़ के आऊँ ना पहले, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो मैं पढ़ नहीं पाता। अगर मैं पहले इसको पढ़ के आऊँ फिर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाए चीजें। और सर जैसे और सर जैसे अभी मैम ने आज, वो कीवी मैम ने वो अच्छे से समझाया था आज आप उसमें बजट, लेकिन उसको और थोड़ा सा कल अगर किसी को समझ नहीं आया तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा कल थोड़ा सा, अगर किसी को नहीं आया तो एक नॉर्मल, अगर किसी चाहे तो कोई नॉर्मल साथ में कर लेंगे मिलकर थोड़ी देर में, क्योंकि उस चीज से एक बार रिकॉल हो जाएगा हमें। क्योंकि मैं यही देखना चाह रहा था कि भाई हम में से कौन है साहब जो, क्योंकि उसमें बजट हर किसी को नहीं है तैयार। जब कीवी मैम ने समझाया तो मैं समझ गया था कि कीवी मैम का बिल्कुल क्लियर था। हाँ कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं सामने वाले को समझ ना आए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता था मैम क्या क्या बातें बता रही हैं, और बिल्कुल राइट है वो चीजें, क्योंकि मेरे तो जैसे पूरा क्लियर है, और मेरा क्लियर है तो मेरे समझ में आ जाएगी। और लेकिन जैसे जिसको नहीं है उसको तो कई चीजें ऐसे बीच में हो जाएंगी ना कि क्या कहाँ से क्या हो गया, ऐसा होता है। नहीं, वैसे तो पता होता है, जैसे तुरंत एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, हाँ हाँ पूछा कि हाँ। पृथ्वी का जितना उष्मा बजट है उसकी कितनी इकाइयां सीधी आसमान में चली जाती है, या फिर सीधा वायुमंडल में, आसमान में या अंतरिक्ष में चली जाती है, कितनी इकाइयां चली जाती है? 17 इकाई, 15 इकाई, 16 इकाई, 14 इकाई, कितनी इकाइयां? सर उन किसकी बात कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो या बता रहे हो कुछ? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पृथ्वी जी के सर। पास में 51 इकाइयों का बजट हाँ है। उसमें से 17 चली जाती हैं, और जो हाँ 23 होती है जिसमें 6 वायुमंडल के लिए हो जाती हैं, और 17 सीधी चली है। जाती हैं। जी सर। अब हमें ये पहले से ही पता होना चाहिए कि जो 17 गई है ना वो असल में निकली तो 23 थी, जी बिल्कुल। परंतु उसमें से 6 तो वायुमंडल ने रोक ली, बाकी जी 17 को रोक नहीं पाया, तो वो सीधी आसमान में चली गई। और उसके बिल्कुल अलावा, बिल्कुल। हाँ, तो 17 तिये 51, यानी जी 17 सर। चली गई, और 17 तिये 51। हो सकता है कि ये पूछ ले कि पृथ्वी का मान लो कि टोटल 100% है, 51 ही 100% है, तो कितनी परसेंट है वो अंतरिक्ष में चली गई? वो चली गई तो 33%। 17 सर, फिर वो 17 उसका परसेंट निकालेंगे जितनी गई है वो। हाँ, 17 तिया भाई अगर 51, और तो हाँ तैतीस हाँ पॉइंट जितना तैतीस बढ़े, चली हाँ गई। हाँ वो हाँ, तो परसेंट ये निकल जाएगा थोड़ा 3, 1/3 वैज्ञानिक, हाँ। हम्म, ये थोड़ा ना अभ्यास से ही कैलकुलेशन होता है। जी सर बिल्कुल। और ज्योग्राफी में एक चीज मैंने देखी सर, साइंस वाले टॉपर क्यों होता है, ये चीज को मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साइंस क्या है सर, नहीं हकीकत में इसी में कीवी में साइंस से ही क्या। हाँ, ठीक है, बुरा मत मानो, मैं ये वैसे वैसे ही बता रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना है ना, क्योंकि ये ऐसे एक तो क्या है इनकी देखो मैथ वगैरह पर अच्छी पकड़ होती है, एक नॉर्मल देखते हैं। और कुछ चीजें क्या है कि ये लोग पहले से अच्छी मेहनत करते हैं अपने जो भी ये जो चीज करें, एमएससी वगैरह जो भी करते हैं, बीएससी वगैरह, तो फिर क्या है हमारे क्या है आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं ना वो पहले वर्क ही नहीं करते, कुछ ज्यादा की नहीं करा, 1 वीक सीरीज लेके पढ़ते हैं, मैं भी उनमें से शामिल हूँ। हाँ, मैं दूर नहीं हूँ सर, मुझे पता है। एक्चुअल क्या है कि अब आप किसी की दास्तान सुनोगे दिए कहोगे, क्योंकि अपना आर्ट्स वालों को ज्यादातर की कंडीशन ये है कि वो 1 वीक सीरीज लेकर आते हैं, और उसमें भी अगर उनको ऐसा पता चल जाए ना कि कोई सर के पास जाने से ये पता चल जाएगा इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किसमें 1 वीक सीरीज में, तो वो पढ़ने हैं हमें। अब ये तो क्लियर है कि हाँ, भाई कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं, उससे तो रट के जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। और जबकि इनकी क्षमता, और फिर क्या जैसे सर इसमें कैलकुलेशन में हमारी, जैसे आप कार्टोग्राफी पढ़ोगे, और जब हमारा कार्टोग्राफी का अगर हम साथ में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। और भी जब कार्टोग्राफी पढ़ते हैं, बिना कार्टोग्राफी जब तक आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में नहीं है, मतलब सॉरी मैथ में नहीं है थोड़ा बहुत भी, तो आप सही है। आपको ऐसा बोरिंग लगेगा यार क्या है कार्टोग्राफी। और जिसका थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन में ठीक है वो, उसको इतने मजा आएंगे कार्टोग्राफी में, और आप यकीन नहीं करोगे इस बात पे कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा कार्टोग्राफी है। और किसी का पता नहीं क्या हो क्या नहीं, मेरा कार्टोग्राफी, मुझे बड़े मजा आते हैं कार्टोग्राफी पढ़ने में, बहुत मजा आता है। तो लेक्सोड्रम वो के चीज बारे है। में बताना था। लेक्सोड्रम सर क्या है कि ये 2 जगह काम करेगी, एक तो सर करेगी हमारे मतलब जो बेलन वाले होते हैं ना, बेलन वाले, और बेलन वाले में भी एक क्या सर, बेलन वाले में सर बेलन को कम बेलन पता है। बेलन के 4 5 होते हैं, उसमें एक में काम करेगा जिसका नाम है अच्छा, क्या बोलते हैं, मर्केटर, मर्केटर में काम करे, बेलन वाले के मर्केटर। मर्केटर में। एक अपने ध्रुवी वाले में काम करेगा, जो केंद्र वाले में, जो केंद्र से फोकस मारेगा ना जो सर, उसमें। अब ये दोनों अलग अलग क्यों गए, दो की क्या जरूरत पड़ी है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे ना, तो सर क्या है कि जो ये मर्केटर है ना,
इसके जो अक्षांशों के बीच की दूरी है ना, वो लास्ट में इतनी ज्यादा अधिक हो जाती है कि वो ध्रुवों को शुद्ध नहीं दिखा सकता। इसमें सर जो हम पढ़ रहे हैं मर्केटर, इसमें दिशा और आकृति शुद्ध होती है। और इसी चीज के लिए सर क्या करते हैं हम, उसमें यूज करते हैं इसको, जो अपने ये होता है ना आगे, चाहे वायु परिवहन की बात, जल परिवहन की बात करें, कोई चीज इससे संबंधित। अच्छा सर, अब बात ये आती है कि लेक्सोड्रम की बात करी आपने। अब जो लेक्सोड्रम, दो चीज मतलब हम जो चित्र में देखते हैं, एक तो होती है वक्राकार रूप में एक लाइन, और एक होती है सीधी लाइन। जब हम सर मर्केटर को पढ़ रहे होंगे, उस टाइम हमारे सामने दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा प्रक्षेप पर क्या है, और एक पूछेगा हमसे ग्लोब पर क्या है। ठीक है। एक्चुअल में ये है कि जो सीधी लाइन है ना, वो प्रक्षेप पर हम बात करेंगे, वो तो सीधी लाइन रहेगी लेक्सोड्रम। और जो हम ग्लोब की बात करेंगे, उस पर वक्राकार रूप में होगी, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की तरफ। और इसके विपरीत किसमें होगी, ध्रुवी वाले में जो मैं बता रहा हूँ, खमध्य वाले में, केंद्र वाला जो केंद्र से फोकस मारेगा ना, उसमें। और वो इसलिए है क्योंकि केंद्र मतलब ध्रुवों पे ये नहीं जा सकता, ये नहीं दिखा सकता शुद्ध, तो वो दिखाएगा शुद्ध, कौन, खमध्य वाला। अब बताइए सर, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। नहीं, वो ये था कि खमध्य जो प्रक्षेप था ना, उसमें जो लेक्सोड्रम जो प्रक्षेप पर होती है ना, वो वक्राकार होती है। हाँ, मैं इसके विपरीत बता रहा हूँ, जो ये बताया इसके जस्ट हाँ, विपरीत वो है। अब आप अपने हिसाब से कर लीजिए। सही है सर, बस इतना ही था हाँ। उसमें। हाँ, नहीं मैं तो एक बता रहा हूँ ज्यादातर तो इंटरेस्टिंग की बात। अब कई बार क्या है, जैसे कोई इंटरेस्ट। नाम अचानक याद नहीं आया, जैसे आपने अचानक पूछा, अब मुझे उस टाइम शुरू में एकदम से वो नहीं आया, क्या, मर्केटर, एक वो हल्का सा नहीं आया, कई बार नहीं आया, अचानक पूछ रहे थे। हाँ, लेकिन सही अगर है। वो क्वेश्चन के रूप में होता, तो कोई कीमत पे ऐसा नहीं हो सकता, कोई चीज याद नहीं होती। लेकिन हाँ, जैसे अपन कोई शिक्षा समझाते, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है नहीं, चीजें समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये एक अपना खेल हो गया, ये अपना टाइम पास हो गया, यही सब कुछ है वहाँ इस टाइम, तो इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अच्छे से टाइम देने के लिए। वैसे भी आप टाइम में से टाइम निकालते हो, लगभग 8:30 बजे से लगभग 11-12 बजे तक का टाइम निकालते हो, सर अच्छी बात है। सीखने के लिए आते हैं, तो चीजें सीखनी जरूरी है, हाँ, इसलिए। जरूरी भी है। हम्म। आज तो एक दो क्वेश्चन किंग खान सर ने भी बताए थे। हाँ जी। और ये किंग खान सर जो है, बीच बीच में हाँ बोलते हैं, लेकिन वो जैसे रहता है ना कि अब हम, मुझे ये नहीं पता चलता माइक किसका ऑन है किसका, इतने तो हो जाता है फिर वो। नहीं, मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीनों से बीसी चल रही है, बहुत कम बोलते हैं। जरूरी है, हम्म, जरूरी है। थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो क्या, उससे थोड़ा माहौल बना रहता है। फिर हम्म, क्या है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो चीजें हमारे अब, जैसे मान लें हमारा कोई डिस्कस हुआ किसी चीज पे, हो सकता है वो कुछ चीजें सही हों, कुछ चीजें गलत भी हों, लेकिन जब हम उसके बारे में कभी भी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उस चीज को समझेंगे, उससे समझने कोई क्वेश्चन आएगा, तो एक वहां से मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर। डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ना, मैं को कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हमने जी उस सर। पर डिस्कस किया है, हमने अपने विचार हम्म। प्रस्तुत किए हैं। कई बार क्या जी सर। होता है कि हम क्वेश्चन अपने ही दिमाग में रटते रहते हैं, घूम फिराते रहते हैं, वो अपने ही दिमाग में गुंथित हो जाता है। परंतु जब तक जी उसको सर। एक प्रोनाउंसिएशन से संबंधित शब्द नहीं मिल जाते ना, तब तक वो जुबान पर और अपने कानों तक नहीं पहुंच पाता है। जरूरी जी है सर। ये। बिल्कुल। चलो, और किसी को कुछ